जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर नासिर अली। और बायोलॉजी एमडी कैट प्रेपरेशन 2025 में आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है सर्कुलेशन। अब इस यूनिट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने दो सिस्टम्स जो हैं वो पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। और दूसरा हमने स्टूडेंट्स पढ़ना है लिम्फेटिक सिस्टम। अकॉर्डिंग टू जो हमारा न्यू सिलेबस है पीएमडीसी का 2025, उसके मुताबिक हम इन दो सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, इसमें आगे थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास हार्ट आ जाता है। फिर उसके बाद जो है वो ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। और फिर तीसरे नंबर पर जो है वो हमारे पास ब्लड आ जाता है। हम इसको पहले नंबर पे लिख देते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ये इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं। अब अकॉर्डिंग टू एमडी कैट सिलेबस जो हमारा है लेटेस्ट, उसके मुताबिक हमने हार्ट का टॉपिक पढ़ना है और हमने ब्लड वेसल्स के बारे में भी एक कंपैरिजन जो है वो डिस्कस करना है। एंड देन हम फिर लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स हार्ट से स्टार्ट करेंगे। अब हार्ट और ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि ये जो है हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, ये किसका पार्ट है? ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पर आपने कुछ एमसीक्यू स्टूडेंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, अगर इस सिस्टम के अंदर कोई बीमारी होती है, ठीक है, एनी डिजीज, अगर हम कोई भी डिजीज, एनी डिजीज इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसकी जो स्टडी है, ठीक है, उस बीमारी की जो स्टडी है उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं एंजियोलॉजी। ठीक है, डेट इज एंजियोलॉजी। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं या कार्डियोवास्कुलर जो डिजीजेस हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? डेट इज एंजियोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना है आपने। सो मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो टॉपिक हमने आज पढ़ना है वो है जी हार्ट। ठीक है। अच्छा, अब हार्ट के बारे में हम कुछ पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेते हैं इस ताकि उसके बाद फिर हम इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो हम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, हार्ट की अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं ताकि फिर हम ऊपर डायग्राम के जो स्ट्रक्चर है उसको हम फिर एक्सप्लेन कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, हार्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड। डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड, ठीक है, ये वो पहले सर्जन थे जिन्होंने क्या किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट साइंटिस्ट या फर्स्ट सर्जन जिन्होंने क्या किया था? हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। और ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट इन्होंने किया था, ये किस सन में किया था? 1967 में फर्स्ट हार्ट जो ट्रांसप्लांट था वो किया गया था बाय डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड। और ये जो ट्रांसप्लांट किया गया था, उस पेशेंट का नाम, ठीक है, उस पेशेंट का नाम था, डेट इज वशॉन्स्की। ठीक है, उस पेशेंट का नाम क्या था? विस्कॉन्सी, वशकॉन्सी। ठीक है, वशकॉन्स्की। और ये जो ट्रांसप्लांट किया गया था, इट लास्ट फॉर 18 डेज। ठीक है, और वो जो पेशेंट था वो 18 डेज जो है वो लिव कर पाया था। लेकिन अब चूंकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है, सो अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जो पेशेंट है वो ऑलमोस्ट लॉन्ग टाइम जो है वो सरवाइव कर सकता है। सो ये पहला पॉइंट आपने हार्ट की ट्रांसप्लांट के बारे में याद रखना है कि फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट कब किया गया था। अच्छा, उसके बाद हार्ट की अगर हम बात करते हैं, अगर हम हार्ट के मैस की बात करें,
ठीक है, वेट की बात करें तो ये अराउंड अबाउट जो है वो 300 ग्राम होता है। अच्छा, बाज बुक्स में 250 to 350 भी जो है वो लिखा होता है, तो लगभग अगर हम एवरेज निकालें तो वो इतनी ही बनती है, अराउंड अबाउट 300 ग्राम इसका जो है वो मैस होता है। साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो है डेट इज इक्वल टू 1 फिस्ट। ठीक है, फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। तो एक पर्सन की हार्ट का जो साइज होता है वो लगभग उसकी मुट्ठी के साइज के जो है वो बराबर होता है। और इसके अलावा अगर हम हार्ट की बात करें तो ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, पावरफुल ऑर्गन इन सर्कुलेटरी सिस्टम। जाहिर सी बात है, इसने पंप करना होता है, और पंप करने के लिए इसका हम पावरफुल होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सके। लोकेशन की बात करें तो लोकेशन जो है वो इसकी क्या है कि लोकेशन जो है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर पाया जाता है। ठीक है, हार्ट जो है वो लोकेटेड होता है कहाँ पर? इन मिडल ऑफ चेस्ट कैविटी, या आप कह लें लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी भी आप कह सकते हैं। चेस्ट कैविटी के अंदर हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, कहाँ पर करके मौजूद होता है? बिटवीन बोथ लंग्स, दोनों फेफड़ों के दरमियान जो है वो मौजूद होता है। हाँ, ये जरूर है कि ये थोड़ा सा जो है वो स्लाइटली टूवर्ड लेफ्ट, स्लाइटली टूवर्ड, थोड़ा सा जो है वो बाएं जानिब होता है, अ लिटिल वन। ठीक है, ओवरऑल ये लंग्स के दरमियान ही जो है वो मौजूद होता है, स्लाइटली टूवर्ड लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो थोड़ा सा ज्यादा मौजूद होता है। अच्छा, अगर इसकी कवरिंग की बात करें तो इसको चारों तरफ से जो है पसलियों का जो पिंजरा है वो कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, और बहुत नाजुक ऑर्गन है। तो इसकी कवरिंग जो है वो चारों तरफ से किसने की होती है? रिब केज ने की होती है। अगर फ्रंट की तरफ बात करें तो चारों तरफ से तो रिब केज कवर कर रहा है, सामने से इसको कौन कवर करता है? छाती की हड्डी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टर्नम। और इसको बैक से कौन कवर करता है? तो वो है जी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, तो बैक में जो है वो वर्टिब्रल कॉलम होगा, पीछे की तरफ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होगा, सामने की तरफ जो है वो स्टर्नम होगी, और चारों तरफ जो है वो पसलियों का पिंजरा, रिब केज जो है वो मौजूद होगा। अच्छा, इसके अलावा इसकी मजीद प्रोटेक्शन के लिए, और इसकी मजीद प्रोटेक्शन के लिए जो हार्ट होता है ये एनक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है इन आ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सैक के अंदर जो है वो कवर्ड होता है, और उस डबल मेम्ब्रेन जो सैक है उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम। जैसा कि आप यहाँ पे मैंने डायग्राम अटैच की हुई है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट है, और इस हार्ट के गिर्द आप देख सकते हैं कि ये एक कवरिंग मौजूद है, ये एक लेयर आपको नजर आ रही है। और ये लेयर देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, दिस लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट होता है वो एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक सैक के अंदर, लेयर के अंदर कवर्ड होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो पेरिकार्डियम है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो पेरिकार्डियम है ना, इसको थोड़ा सा कट करके यहाँ पे फर्दर मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। तो ठीक है, अब देखें ये पेरिकार्डियम है, ये इसकी पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, और ये अगर आप थोड़ा सा स्टूडेंट गौर करें तो ये इसकी सेकंड लेयर है। ठीक है, और ये जो आपको रेड वन ये में ये जो ब्लैक नजर आ रही है लेयर, ये असल में हार्ट की वॉल है। ठीक है, ये क्या है? ये हार्ट की अपनी वॉल है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली। ठीक है, ये वाली वॉल आपको नजर आ रही है, हार्ट की वाली, यहाँ पे ब्लैक कलर। अब आप देखें कि ये जो डबल लेयर पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिकार्डियम है, और ये जो ब्लैक वन जो कि हार्ट की वाल, इसके दरमियान आप देखिए गैप है। इस गैप को हम स्टूडेंट्स कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। तो ये जो पेरिकार्डियम होता है, इसके अंदर क्या होती है? एक कैविटी होती है, पेरिकार्डियल कैविटी। और अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो ये कैविटी खाली नहीं है, बल्कि इस कैविटी के अंदर आप देखें ये एक पर्पल वन जो है, स्काई ब्लू वन जो है, ये एक फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, तो इस कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो यहीं पे हम स्टूडेंट मेंशन कर देते हैं कि ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है, इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर जो है वो मौजूद होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड।
इसके अंदर क्या मौजूद होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है ये क्या करता है? ये हार्ट को जो है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? ये एक तो फ्रिक्शन काम करता है और दूसरा लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है, यहीं पर हम मेंशन कर देते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है? प्रोवाइड लुब्रिकेशन। ठीक है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, प्लस और ये क्या काम करता है? रिड्यूस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, हार्ट की वॉल, और जाहिर सी बात है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्पेशली जब रिलैक्स करेगा, हार्ट की दीवारें बाहर की तरफ मूव करेंगी, तो पेरिकार्डियम के साथ टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पेरिकार्डियम की जो डबल मेम्ब्रेन है और हार्ट की जो वॉल है, इनके दरमियान फ्रिक्शन को कम करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो मौजूद होता है। अच्छा, अगर हम पेरिकार्डियम की स्टूडेंट्स बात करें तो पेरिकार्डियम का क्या फंक्शन है? तो पेरिकार्डियम जो है इसका काम होता है, ये हार्ट को क्या करता है? ओवर एक्सटेंशन से बचाता है। इट प्रिवेंट हार्ट ओवर हार्ट फ्रोम ओवर एक्सटेंशन, के हार्ट जो है वो जरूरत से ज्यादा जो है वो रिलैक्सिंग। देखिए, हार्ट एक मसल है, बेसिकली कार्डियक मसल से ये बना होता है। तो जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स करेंगे तो हार्ट बाहर की तरफ जो है वो एक्सटेंड होगा। तो ये क्या पेरिकार्डियम क्या करता है? ये हार्ट को बहुत ज्यादा एक्सटेंड होने नहीं देता। जाहिर सी बात है, पेरिकार्डियम उसके गिर्द मौजूद है, तो ये कभी भी हार्ट को जरूरत से ज्यादा जो है वो एक्सटेंड होने की इजाजत नहीं देगा। अच्छा, अगर मजीद हम आगे चलते हैं, हार्ट के मुतल्लिक मजीद अगर हम कुछ और छोटी छोटी बातें अगर हम डिस्कस करते हैं, तो हार्ट की शेप की अगर हम बात कर ली जाए, तो हार्ट जो है वो कोनिकल शेप होता है। ठीक है, हार्ट की जो शेप है वो क्या है? डेट इज कोनिकल शेप। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें, कलर की बात करें, तो जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, काफी डार्क कलर है ये वाला। यहाँ से अगर आप देखें तो डार्क रेड कलर है। तो कलर अगर हम देखते हैं हार्ट का, तो डेट इज डार्क रेड कलर जो है, डार्क रेड कलर में हमें जो है वो नजर आएगा। अच्छा, हार्ट की वॉल की अगर बात कर लें, ये वाली जो वॉल है, ये जो आपको ब्लैक लेयर में नजर आ रही है, ठीक है, हार्ट की अगर वॉल की बात करें स्टूडेंट्स, कलर चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, कि हार्ट की जो वॉल होती है ये असल में 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। दी वॉल ऑफ हार्ट हैज 3 लेयर्स। ठीक है, अब इसमें जो बाहर वाली लेयर होती है उसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, या आप कह ले जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, एपिकार्डियम। ठीक है, और मिडल वन जो है डेट इज मायोकार्डियम। इसमें मसल्स होते हैं, मायो मीन मसल्स, मायोकार्डियम। और फिर सबसे अंदर वाली लेयर आ जाती है जिसको हम स्टूडेंट्स कहते हैं एंडोकार्डियम। एंडो मीन इनसाइड, एपी मीन ऊपर। ठीक है, ऊपर कह लें या आउटर कह लें, बाहर वाली साइड पर। तो हार्ट की जो वॉल है, हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अच्छा, अब थोड़ा मजीद अगर डिस्कस करते हैं एपिकार्डियम की अगर बात करें, तो एपिकार्डियम जो है ये काफी थिन लेयर होती है। ठीक है, और इसकी सरफेस भी काफी स्मूथ होती है। थिन लेयर है, हैविंग थिन, हैव स्मूथ सरफेस, बहुत बारीक सी लेयर होती है और इसकी सरफेस भी क्या होती है? बिल्कुल स्मूथ होती है। अगर हम मिडल वन की बात करें, मायोकार्डियम की बात करें, तो ये लेयर जो है वो काफी कंपैरिजन में जो है वो काफी थिक होती है, एपिकार्डियम के कंपैरिजन में काफी थिक होती है। और ये किससे बनी होती है? कार्डियक मसल से। यहाँ पे हम लिख देते हैं हैव कार्डियक मसल्स। ठीक है, कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। कार्डियक का मतलब ही बेसिकली हार्ट होता है। और एंडोकार्डियम की बात करें, तो एंडोकार्डियम जो है इसमें एक एपिथेलियल टिश्यू होता है, डेट इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। ठीक है, सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। आपने स्टूडेंट नाइन्थ में एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स पढ़ी होंगी, उसमें फर्स्ट टाइप ही स्क्वेमस एपिथेलियम है, डेट कंसिस्ट ऑफ एपिथी स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होती है? डेट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इस लेयर के अंदर, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक है, सो ये आपने कुछ बातें जो हैं वो हार्ट के मुतल्लिक जो हैं वो याद रखनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट, हार्ट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ना, मैं अगर चले यहीं पर अगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स मेंशन करूं, हार्ट के अगर हम मसल्स की बात, हार्ट के चैम्बर्स की अगर हम बात करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, हार्ट जो है इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ स्ट्रक्चर के नाम से। ठीक है, स्ट्रक्चर।
तो हार्ट जो है इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 अपर चैम्बर्स होते हैं। या देख रहे हैं एक ये वाला चैम्बर। मैं यहाँ पे ना थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। लेट्स से जी ये हमारे पास जो है वो हार्ट है। ठीक है, हार्ट। अब हार्ट के अंदर जो है ना स्टूडेंट्स, 2 चैम्बर्स ऊपर वाली साइड पे होते हैं और 2 चैम्बर्स जो हैं वो नीचे वाली साइड पर होते हैं। अब ये जो ऊपर वाली साइड पे जो चैम्बर्स होते हैं इनको हम कहते हैं एट्रिया, अपर। और ये काफी थिन होते हैं, अपर थिन वॉल जो चैम्बर्स हैं, अपर थिन वॉल जो चैम्बर्स होते हैं उनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं एट्रिया। क्या कहते हैं, एट्रिया कहते हैं। और जो लोअर हैं, जो नीचे वाले ये वाले जो चैम्बर्स होते हैं ये एट्रिया हैं। और जो लोअर चैम्बर्स हैं, लोअर थिक वॉल चैम्बर्स, जो नीचे थिक वॉल चैम्बर्स होते हैं उनको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, डैट आर नोन एज वेंट्रिकल्स। तो उनको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, वेंट्रिकल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहां पर हमारे पास ये एट्रिया, अब ये वाला जो है इसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, दिस वन इज कॉल्ड लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये बॉडी के हिसाब से हम नेमिंग करें। और ये जो ऊपर वाला स्टूडेंट इसको हम कहते हैं राइट एट्रियम। इसी तरह अगर हम लोअर पे आ जाते हैं तो ये वाला जो है ना स्टूडेंट, ये हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये हमारे पास स्टूडेंट ये है हमारे पास राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 2 अपर जो चैम्बर्स होंगे थिन वॉल्ड उन्हें हम एट्रिया कहेंगे। और जो लोअर होंगे थिक वॉल उनको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, वेंट्रिकल्स का नाम जो है वो देंगे। अच्छा, अब एक चीज आपने याद रखनी। अब आप देखें ये जो हार्ट की है ये हार्ट की राइट साइड है और ये हार्ट की जो है वो लेफ्ट साइड है। तो ये जो दोनों साइड्स हैं ना इनके दरमियान एक सेप्टम होता है। ठीक है, एक बैरियर होता है। तो हार्ट की जो राइट साइड है वो लेफ्ट साइड से जो है वो बिल्कुल सेपरेट होती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि हार्ट की राइट साइड जो है, राइट साइड ऑफ हार्ट इज सेपरेटेड, वो बिल्कुल अलहदा रहती है किससे, फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, और ये सेपरेट कैसे रहती है, बाय आ सेप्टम। तो इनके दरमियान जो है ना एक बैरियर होता है, उस बैरियर को हम कहते हैं, डेट इज नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। इसके काफी सारे नेम हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। अब एट्री, अच्छा अब यहाँ पे भी याद रखना है। तो एट्रिया के दरमियान जो बैरियर होगा जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करेगा उसको हम कहेंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। और इसी तरह सेप्टम का वो हिस्सा जो वेंट्रिकल्स के दरमियान होगा और इनको अलहदा रखेगा उसे हम कहेंगे इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। दैट इज कॉल्ड इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये याद रखना है आपने। अच्छा, अब स्टूडेंट थोड़ा सा मजीद अगर यहाँ पे आप जरा ध्यान दें तो हार्ट में ये जो राइट एट्रियम है ये वाला स्टूडेंट, ये वाला, ये जो राइट एट्रियम है और ये जो राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर आप देखें इनके दरमियान ना ये जो है ये एक वॉल मौजूद है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान स्टूडेंट एक वॉल होता है। इस वॉल को स्टूडेंट हम कहते हैं, ये जो वॉल है इसको हम स्टूडेंट कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। इसको हम क्या कहते हैं, दिस वॉल इज नोन एज ट्राई कस्पिड वॉल, ट्राई कस्पिड वॉल। ठीक है, अब ट्राई कस्पिड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है 3 फ्लैप्स मौजूद होते हैं। मतलब अगर हम इस वॉल को अगर हम फर्दर स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप तो स्टूडेंट ये जो ट्राई कस्पिड वॉल होगा ना इसके अंदर हमें कुछ इस किस्म के ना 3 स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। बेसिकली कार्टिलेज के बने होंगे ये जो हैं, ये कार्टिलेज फाइब्रस कॉर्ड से बने होंगे, फाइब्रस कॉर्ड से इस तरह करके ना हमें 3 फ्लैप्स नजर आएंगे, 3 ढक्कन की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। तो इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं इसीलिए इसको हम कहते हैं ट्राई कस्पिड वॉल। ठीक है, और सिमिलरली अगर हम देखें तो ये जो लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट्स और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर है, वेंट्रिकल है, इसके दरमियान भी आप देखें ये यहाँ पर क्या मौजूद है, ये एक वॉल मौजूद है। अब ये जो वॉल है ना स्टूडेंट इसको हम कहते हैं, ये जो वॉल है इसको हम कहते हैं बाई कस्पिड वॉल।
ठीक है, उधर ट्राइकस्पिड वाल कह रहे थे, इधर हम क्या नाम दे रहे हैं, इधर हम नाम दे रहे हैं इसको बाईकस्पिड वाल का नाम दे रहे हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। अच्छा, बाईकस्पिड वाल का मतलब क्या है, इसके अंदर क्या मौजूद होंगे, टू फ्लैप्स मौजूद होंगे। अब ये जो ट्राइकस्पिड वाल है और ये बाईकस्पिड वाल है, इनका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो वो दोबारा जो है वो बैक फ्लो नहीं कर सकेगा। मतलब एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, तो ये वाल्व बंद हो जाएगा, ताकि वेंट्रिकल से ब्लड दोबारा एट्रियम में ना जा सके। तो बेसिकली जो दोनों वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड हो या बाईकस्पिड वाल्व हो, ये दोनों वाल्व्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों वाल्व्स जो हैं बैक फ्लो, ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा स्टूडेंट की, जो बाईकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल जो है, इसको मिट्रल वाल भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मिट्रल वाल। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बाइकस्पिड वाल का दूसरा नाम क्या है, तो डेट इज मिट्रल वाल। ठीक है, तो ये आपने कुछ बातें जो हैं वो याद रखनी है। अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स, अगर हम जरा इनके फ्लैप्स की तरफ आते हैं, फ्लैप्स की कंपोजिशन की तरफ अगर हम आते हैं, कि ये जो फ्लैप्स हैं ये किससे बने होते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा नीचे आ जाएं इस चीज को कवर करने के लिए, ये जो हार्ट के जो फ्लैप्स हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड हो या बाईकस्पिड हो, इन वॉल्स की अगर, इसमें हमने पढ़ा एक के अंदर थ्री फ्लैप्स हैं और दूसरे के अंदर टू फ्लैप्स हैं। ये जो फ्लैप्स हैं स्टूडेंट्स, ये फ्लैप्स किससे बने होते हैं, तो दीज फ्लैप्स जो हैं ये असल में है क्या, दे आर अटैच, ये कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। और ये अटैच किससे होते हैं, दे आर अटैच्ड विद फाइबरस कॉर्ड्स, ये कुछ फाइबर नुमा स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो अटैच होते हैं। और ये जो फाइबरस कॉर्ड्स होते हैं इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्डी टेंडिनी। इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर नोन एज कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्डी टेंडिनी, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नजर भी आ रहे होंगे। और ये जो कॉर्डी टेंडिनी होते हैं ये आगे किसके साथ जो है वो अटैच होते हैं, ये आगे अटैच होते हैं पेपलरी मसल्स, ठीक है, विद फाइब्रस बैंड्स टू, ये जो फाइब्रस कॉर्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कॉर्डी टेंडिनी। और ये किसके साथ अटैच होते हैं, टू पेपलरी मसल्स, पेपलरी मसल्स। अच्छा, यहाँ पे ये पेपलरी मसल्स क्या होते हैं, तो स्टूडेंट ये असल में होती हैं वेंट्रिकल्स की एक्सटेंशंस, दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा सा डायग्राम में भी अगर देखें, तो यहाँ पे ये देखें कुछ आपको ये फाइबर से जो है वो नजर आ रहे हैं, और इन फाइबर्स जो हैं, ये जो फाइबर्स हैं ये असल में क्या है, कॉर्डी टेंडनी है, जिसके जरिए वेंट्रिकल्स के साथ, पेपलरी मसल्स के साथ जो है वो कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, अब आप जरा गौर कीजिएगा स्टूडेंट, डायग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा पहले जो पुराना जो हमने चीज़ें डिस्कस की उसको थोड़ा सा मैं रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर स्वाई चैम्बर्स के नेम हम वैसे ही मेंशन रहने देते हैं। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप जरा गौर कीजिएगा, आपको जो है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के दरमियान ट्राइकस्पिड वॉल मौजूद है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान बाइकस्पिड वॉल मौजूद है। अगर आप स्टूडेंट गौर करें, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये जो यहाँ से ये जो नाली निकल रही है ना, ये जो नाली से निकल रही, जो आगे चल के आप देखें तो ये दो हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड हो रही है, ठीक है, राइट और लेफ्ट। इसका नाम होता है स्टूडेंट पल्मोनरी, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट पल्मोनरी ट्रंक, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। ये पल्मोनरी ट्रंक जब हार्ट से बाहर निकलता है ना, तो ये पल्मोनरी ट्रंक दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, स्टूडेंट जगह नहीं है तो मैं नाम पूरा नहीं लिख रहा, और एक आप देखें ये इस तरफ जा रही है, ये हमारे पास है राइट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी जो है ना ये लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है। तो ये जो है ना ये आगे चल के बेसिकली जो आर्टरीज होंगी ना ये आगे एंटर होंगी लंग्स के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिर्फ रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, ये आर्टरीज किसके अंदर जाएंगी स्टूडेंट, ये जाएंगी लंग्स के अंदर। चले मैं ऐसे बना देता हूँ, इस साइड पे भी जो है वो फेफड़े मौजूद होंगे, और यहाँ पर भी जो है
फेफड़े जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। दोनों साइड पर लंग्स मौजूद होंगे। चले, ये हमने लंग्स जो है वो भी मेंशन कर दिए। तो पल्मोनरी ट्रंक आगे चल के आर्टरीज में डिवाइड होगी। अब आप जरा गौर करें कि जो राइट वेंट्रिकल है और पल्मोनरी ट्रंक है, इसके दरमियान भी आप देखें ये छोटे छोटे वॉल्स मौजूद हैं। इनको स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। इनको हम क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्स। और यहाँ भी आप देखें लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, जरा मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो सेमिल्यूनर वॉल है ना स्टूडेंट, असल में इसका पूरा नाम है, इसका नाम है एओर्टिक, सॉरी, इसका नाम है, ये चूंकि पल्मोनरी ट्रंक से कनेक्टेड है, इसका नाम है स्टूडेंट पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। क्या नाम है? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ये रेड कलर की एक बड़ी सी नाली निकल रही है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एओर्टा। ठीक है, एओर्टा। सारा मेन काम ही बेसिकली एओर्टा का होता है। ठीक है। अब ये जो एओर्टा है और लेफ्ट वेंट्रिकल आप देखें, इसके दरमियान भी एक सेमिल्यूनर वॉल मौजूद है। इस सेमिल्यूनर वॉल को चूंकि ये एओर्टा की बेस पर है, बेस कहते हैं जहां से कोई चीज स्टार्ट होती है, इसको हम कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल। ये पल्मोनरी ट्रंक की बेस पे था तो इसको हमने स्टूडेंट नाम दे दिया पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। ये एओर्टा की बेस पे था तो स्टूडेंट इसको हमने नाम दे दिया एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्स। अब ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं ये क्या करते हैं? जाहिर सी, जब वेंट्रिक देखें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम में ना जाए। सेम यहाँ पर बाइकस्पिड भी करेगा। फिर ये जो वेंट्रिकल्स में जब स्टूडेंट ब्लड आ जाता है ना, तो ब्लड जो है वो फिर वेंट्रिकल से, देखें एट्रियम से आएगा वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो ये ब्लड चला जाएगा ए ट्रंक के अंदर। तो वो ब्लड वेंट्रिकल में वापस ना आ जाए, तो इसलिए वाल जो है वो मौजूद होते हैं। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो हैं ये क्या करते हैं? प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रियम। ये ब्लड को दोबारा एट्रियम में जाने नहीं देते। और ये जो दोनों सेमिल्यूनर वाल्व हैं ये क्या करते हैं? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड चला जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, ब्लड चला जाता है एओर्टा में। तो ये क्या करते हैं? ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं इनटू वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स में दोबारा ब्लड को आने नहीं देते। ठीक है। अच्छा, अब याद रखिए स्टूडेंट, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये पल्मोनरी ट्रंक ब्लड को लेके जाएगी लंग्स में, और ये जो एओर्टा होगा ये ब्लड को लेके जाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, मजीद कुछ चैम्बर्स की तरफ अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ, तो स्टूडेंट ये देखें, ये पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंटर हो रही है लंग्स में। ठीक है। तो लंग्स से ही ना स्टूडेंट ये देखें, ये दो ट्यूब्स भी निकल रही हैं, ये आती हैं हार्ट के अंदर, हार्ट की तरफ आ रही हैं। इनको स्टूडेंट हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टरी जो है वो हार्ट से दूर जाती है और वेन हार्ट की तरफ आती है। तो ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेके आती है, इसलिए इनको हम कहते हैं वेन्स। तो ये बन जाएगी लेफ्ट साइड पे है तो इनको हम कहेंगे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। और ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे राइट पल्मोनरी वेन्स बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, हार्ट के ये नीचे वाली साइड पर ये जो आपको चैम्बर सा नजर आ रहा है, इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, इन्फीरियर वेना केवा। ये नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो इकट्ठा करेगी। और ये जो स्टूडेंट ये ऊपर से जो आ रही है ना, ये है हमारे पास सुपीरियर वेना केवा। ये क्या करेगी? हार्ट के मतलब ऊपर वाली, बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इकट्ठा करेगी। अब स्टूडेंट आपने डायरेक्शन समझनी है। पहले ना हम इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा से स्टार्ट करते हैं। अब इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवा क्या करेंगी? मैं ना ये थोड़ा सा पोर्शन ज़रा रिमूव कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये आपने नोट डाउन कर लेने हैं अपने नोट्स के अंदर। अच्छा, अब ये जो चैम्बर्स हैं इनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ताकि हमें जो ब्लड के फ्लो की जो डायरेक्शन है ना वो थोड़ा प्रॉपरली जो है वो हम समझ सकें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास ये क्या था, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा और इसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों क्या करेंगे स्टूडेंट? सुपीरियर वेना केवा बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा बॉडी के नीचे वाले हिस्से से, ये दोनों क्या करेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करेंगे और आके उसको एंटर करेंगी। कहाँ पर? कौन सा ब्लड एंटर कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इकट्ठा कर रही है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर आ रहा है स्टूडेंट? ये आ रहा है हार्ट के राइट एट्रियम में।
ठीक है। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये चला जाएगा वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में? राइट वेंट्रिकल में। उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएगा। ठीक है। फिर अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया स्टूडेंट राइट वेंट्रिकल में। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सेमिल्यूनर वॉल ओपन होगा और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ स्टूडेंट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाएगा? आखिरकार वो चला जाएगा लंग्स में फॉर ऑक्सीजिनेशन। यहां पर ये जो ब्लड होगा, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन आ रही होती है, ऑक्सीजन ब्लड में ऐड होगी और यूं वो ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले मैं स्टूडेंट यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो लिख दूं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से फ्लो कर रहा है? तो हमने स्टूडेंट पढ़ा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड, चले इसको ब्लू वन से शो कर देते हैं, आमतौर पे इसको ब्लू कलर से शो किया होता है डायग्राम के अंदर, बुक में डायग्राम के अंदर। तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, और सेकंड हमने पढ़ा इंफीरियर वेना केवा। ये क्या करेंगी? सुपीरियर वेना केवा क्या करेगी? अपर बॉडी से, ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा जो है बॉडी के लोअर बॉडी से, ये क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोलेक्ट करेंगी। ठीक है, कोलेक्ट करेंगी। कोलेक्ट कौन सा ब्लड? डी ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कोलेक्ट करेंगी और उसको ट्रांसफर करेंगी। ट्रांसफर टू कहाँ पे लेकर आ रही थी स्टूडेंट? हमने पढ़ा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड किधर चला गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर चला गया? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड स्टूडेंट किधर चला गया था? हमने पढ़ा था पल्मोनरी ट्रंक में। तो पहले पल्मोनरी ट्रंक आएगा, फिर पल्मोनरी ट्रंक से वो ब्लड कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये जितना मैंने अभी स्टूडेंट ऊपर समझाया हम उसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। और ये उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको स्टूडेंट कहाँ पे ले जाएंगी? लंग्स के अंदर जो है वो ले जाएगी। ठीक है, लंग्स के अंदर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, लंग्स तक हम चले गए थे। अब वहां पर क्या होगा? बाहर से ऑक्सीजन एंटर होगी। जब बाहर से ऑक्सीजन एंटर होगी तो ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा स्टूडेंट, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों फेफड़ों से पल्मोनरी वेन्स के जरिए, जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और ये जो राइट पल्मोनरी वेन है, यहां से स्टूडेंट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां पर आएगा? ये आएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो लेफ्ट एट्रियम से कहां पर आएगा स्टूडेंट? वो आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ये वॉल से क्रॉस करता हुआ स्टूडेंट वो चला जाएगा किसमें? एओर्टा के अंदर। और एओर्टा फिर आगे चल के क्या करेगा? पूरी बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। ठीक है। तो एओर्टा जब याद रखिएगा, एओर्टा जब हार्ट से बाहर निकलता है ना, तो इसके चार ब्रांचेस बनती हैं। एक तो ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है, और एक सीधा ये बेंड होकर ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये आपको वो चौथी ब्रांच जो है नजर आ रही है, जो सीधा नीचे बॉडी की तरफ जो है वो जाएगी। ठीक है। सो इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के अंदर चला जाएगा। सो इसको भी अगर हम थोड़ा सा मेंशन करें तो लंग्स से स्टूडेंट्स, लंग्स से कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर। रेड कलर, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, इसको आमतौर पर रेड कलर से शो किया जाता है। तो लंग्स से स्टूडेंट जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, वो लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स के जरिए, लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स के जरिए वो किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किस में चला जाएगा? हार्ट के
लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हार्ट, जो ब्लड है वो चला जाएगा किसमें, एओर्टा में, और एओर्टा से फिर आगे जो ब्लड है वो चला जाएगा टू द टू बॉडी, वो ऑक्सीजन, वो ब्लड बॉडी में चला जाएगा, जहां पे वो किस में कन्वर्ट होगा, जहां पे जाके वो ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा किसके अंदर, दोबारा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जब बॉडी में जाएगा ब्लड जाके ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई जब कर दी जाएगी ब्लड के जरिए तो वो ब्लड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। फिर वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको क्या किया जाएगा, वो पूरी बॉडी से, बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से बॉडी के नीचे वाले हिस्से से इकट्ठा किया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। अच्छा, अब स्टूडेंट समझाने का ये मतलब, यहाँ पर हमने क्या किया, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लंग्स में लेकर आए और फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में लेकर गए। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बॉडी से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होकर हार्ट में आएगा और फिर वो लंग्स से ऑक्सीजनेशन के बाद बॉडी में जाएगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये तो हमने पढ़ने के एतबार से इनको, पहले हमने डीऑक्सीजनेटेड को डील किया फिर ऑक्सीजनेटेड को डील किया, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा और फिर दोनों प्रोसेस एट ए टाइम हो रहे होते हैं। जब हमने कहा ना कि इंफीरियर वेन सुपीरियर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं राइट एट्रियम, तो एट सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है एट्रियम में। एट्रिया से जब डीऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल में जाता है तो ऑक्सीजनेटेड भी वेंट्रिकल में जाता है, यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाता है, तो वहीं पर एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया एओर्टा, एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में, मतलब दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड जो है वो चल रहे होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं। हार्ट का राइट पोर्शन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील कर रहा होता है, जबकि उसी टाइम पर हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन है, हार्ट का जो लेफ्ट पोर्शन होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो क्या कर रहा होता है, डील कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, अब आपने एक और चीज याद रखनी है, चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर भेजना है वाया एओर्टा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये काफी थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल, और ये 3 टाइम्स जो है, 3 गुना जो है, 3 टाइम्स थिकर होता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 टाइम्स थिकर देन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से 3 गुना ज्यादा ये थिक होता है, ताकि ये ज्यादा मजबूती से कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर सके, सप्लाई कर सके। ठीक है। अच्छा, अब एओटा स्टूडेंट्स आपने देखा, अगर मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करूं तो एओटा, हमने कहा एओटा क्या करता है, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो लेट्स ड्रा सम, हम एक थोड़ी सी एक चेन बनाते हैं कि आखिर एओटा कैसे ब्लड सप्लाई करता है। तो जैसे आपने स्टूडेंट देखा था कि जो एओर्टा था वो हार्ट से कुछ इस तरह से जो है वो निकल रहा था। ठीक है, एओर्टा कुछ इस तरह से हार्ट से निकल रहा था, और आपने देखा कि जैसे स्टूडेंट वो हार्ट से निकलता है तो वो इस तरह के वो क्या करता है, 3 ब्रांचेस तो वो ऊपर की तरफ बनाता है, 3 ब्रांचेस जो है वो ऊपर की तरफ बनाता है इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट ये क्या करता है, 3 ब्रांचेस, ये वाली जो 3 ब्रांचेस हैं ये बनाने के बाद ये क्या करता है, ये नीचे की जानिब जो है वो मूव करता है इस तरीके से। ये फिर नीचे की जानिब जो है वो इस तरह से जाता है। ठीक है, इस तरह से ये नीचे की जानिब मूव करता है। ठीक है। अच्छा, तो एओर्टा से ओवरऑल अगर देखा जाए, अब ये हार्ट है, चले समझाने के लिए मैं बना देता हूँ हार्ट से इस तरीके से, ये हमारे पास है, ये क्या है, हार्ट है, छोटा सा हार्ट हम बना देते हैं यहाँ पे, तो हार्ट से बेसिकली एओर्टा निकल रहा है। अब एओर्टा निकल रहा है तो ये कितनी ब्रांचेस बना रहा है, ये हमारे पास होगी नंबर 1, ये होगी हमारे पास नंबर 2, ये होगी हमारे पास नंबर 3, और ये हमारे पास होगी नंबर 4। ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्रांचेस हैं स्टूडेंट्स, इनमें अगर थोड़ा सा इनको अगर हम नाम याद रखें तो सबसे पहले आपने यहाँ पे हमने ना कुछ नेम्स याद रखने हैं। एओर्टा जो है, याद रखिएगा एओर्टा जो है ये एक आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी भी इसको आप कह सकते हैं बॉडी की। तो इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने कुछ, इसमें ना हमने कुछ स्टूडेंट्स क्या करने हैं, नेम जो है वो याद। अब ये जो लेफ्ट वाली आर्टरी है ना, इसका नाम है स्टूडेंट, ये हमारे पास सारा एओर्टा है। ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीजनेटिव ब्लड था जो 4 ब्रांचेस बना रहा है, ये हमारे पास जो है इसको हम स्टूडेंट कहते हैं राइट, राइट सब क्लेवियन आर्टरी।
अच्छा, आर्टरी जाएगी और उसी हिस्से से वेन आएगी, याद रखिएगा, ठीक है। और ये हमारे पास है लेफ्ट सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। ये जो हमारे पास है स्टूडेंट, ये हमारे पास है कैरोटिड आर्टरी। आर्टरीज के नाम याद रखने हैं आपने, कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और ये जो हमारे पास नीचे की जानिब जो है स्टूडेंट जा रहा होता है, ये वाला जो है, इसको हम स्टूडेंट कहते हैं, दिस इज नोन एज सेंडिंग एओर्टा। इसको हम क्या नाम देते हैं, डेट इज नोन एज सेंडिंग एओर्टा। इसको हम नाम देते हैं सेंडिंग एओर्टा का। यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा गलती से, डिसेंडिंग, ये हमारे पास डिसेंडिंग एओर्टा है। जाहिर सी बात है, नीचे की जानिब आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिसेंडिंग एओर्टा। ये होता है जी, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंडिंग एओर्टा। तो बहरहाल ये हमारे पास कुछ मेन ब्रांचेस हैं जो एओर्टा से निकलती हैं। अब ये जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है स्टूडेंट, ये जो राइट, अब जरा गौर करनी है यहाँ पे, ये जो राइट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये क्या करेगी, जो हमारा राइट शोल्डर है, ठीक है, राइट शोल्डर प्लस जो हमारा राइट आर्म है, उसको ये क्या करेगी, ऑक्सीजिनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी, ठीक है। और ऑक्सीजनेशन के बाद यहीं से डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड निकलेगा, तो वो आ जाएगा राइट सब क्लेवियन वेन। सेम इसी तरह जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, ये ब्लड सप्लाई करेगी किसको, ये लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर प्लस लेफ्ट जो आर्म है, उसको स्टूडेंट क्या करेगी, ब्लड सप्लाई करेगी, ठीक है। कैरोटिड जो है ये हेड को ब्लड जो है वो सप्लाई करती है, मतलब जो स्कल वाला जितना भी सारा पोर्शन है। अच्छा, अब आते हैं डिसेंडिंग एओर्टा पे। डिसेंडिंग एओर्टा स्टूडेंट जैसे जैसे ये नीचे आएगा, तो रास्ते में जो जो पार्ट्स आते जाएंगे, ठीक है, जो जो पार्ट्स आते जाएंगे, हार्ट आएगा, उसको ब्लड सप्लाई कर देगा आर्टरी के जरिए, ठीक है। किडनी आएगी, उसको जो है वो ब्लड सप्लाई कर देगा, ठीक है। इसी तरह स्टमक वगैरह आएंगे, उनको ब्लड सप्लाई कर दिया जाएगा। गोनैड्स आएंगे, उनको ब्लड सप्लाई कर दिया जाएगा। फिर आगे लेग की तरफ जो है ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स फिर आगे कई आर्टरीज जो है वो बन जाएंगी। अगर स्टमक को जो है ये ब्लड सप्लाई करता है, गट वगैरह को ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको हम लेट से यहाँ पर अगर हम गट, गट को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, तो उसको हम कह देंगे मिजेंट्रिक आर्टरी, मिजेंट्रिक आर्टरी। या बाज बुक्स के अंदर इलियोलिक आर्टरी भी जो है वो लिखा होता है, ठीक है, इलियोलिक आर्टरी, ठीक है। यहीं पर अगर ये क्या करता है, यहीं पर अगर ये लीवर को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे लेट से लीवर है, लीवर को ब्लड सप्लाई करता है, तो उसको हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, गट और लीवर के दरमियान आपने पढ़ा था कि लीवर जो है वो ड्यूडीनम के साथ कनेक्टेड होता है, इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब गट के साथ भी इसका कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक वेन होती है, उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक पोर्टल वेन, जो कि हार्ट और लीवर को क्या करती है, लीवर और गट को क्या करती है, इनके दरमियान कनेक्शन का काम करती है। फिर ये हो गया हमारे पास गट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास लीवर हो गया। फिर इसी तरह अगर हम मोटे मोटे मतलब मेन मेन पार्ट्स की बात करें, किडनी है लेट से, तो किडनी को जो ब्लड सप्लाई करेगी उसको हम कहेंगे डेट इज कॉल्ड रीनल आर्टरी। और किडनी से अब रीनल आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी, और जो निकलेगी बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके, उसको हम स्टूडेंट कह देंगे रीनल वेन, ठीक है। तो आर्टरी लेकर जाएगी ब्लड टिश्यू के अंदर, बॉडी ऑर्गन के अंदर, और वेन जो है वो बाहर लेकर आएगी, ठीक है। इसी तरह गोनैड्स की अगर हम बात करें, तो गोनैडल आर्टरी आ जाएगा, ठीक है, गोनैडल आर्टरी, ठीक है, गोनेडल आर्टरी। ये हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती हैं आर्टरीज, उनको स्टूडेंट हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज, ये भी याद रखना आपने, कोरोनरी आर्टरीज। हार्ट को जो आर्टरीज ब्लड सप्लाई करेंगी, डेट आर कोरोनरी आर्टरीज। अच्छा, फिर ये जो आर्टरीज होंगी, ये चली जाएंगी लेग्स की तरफ, दोनों लेग्स की तरफ, ठीक है, इस तरह से।
तो आगे चल के ये जो एओर्टा होगा बेसिकली ये क्या होगा, ये दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे इलियक आर्टरीज। ये हमारे पास होगी लेफ्ट इलियक आर्टरी, और ये हमारे पास होगी राइट इलियक आर्टरी। अब ये जो इलियक आर्टरीज हैं स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगी, ये लेग्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करेंगी, ठीक है। लेग्स को ब्लड सप्लाई करेंगे, फिर आगे चल के ये फिमोरल आर्टरीज वगैरह के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। अच्छा, ब्रेन को हमने कहा था ये हेड रीजन को, तो हेड के अंदर जो है वो ब्रेन भी आता है, जाहिर सी बात है, ऊपर वाले हिस्से में। तो ब्रेन को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही होती है इसे हम कहते हैं जुगलर आर्टरी। ये भी याद रखिएगा, जुगलर का वर्ड जो है वो याद यूज किया जाता है, ठीक है। ये कुछ चीजें जो हैं वो आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ मेन आर्टरीज के नाम आपको बताए हैं, ये आपको स्टूडेंट लाजमी जो है वो पता होना चाहिए, पता होने चाहिए। अच्छा, ये कोरोनरी आर्टरीज की हम बात कर रहे थे, तो कोरोनरी आर्टरीज के बारे में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ये मोस्टली टू इन नंबर होती हैं। इनकी जो तादाद है, टू इन नंबर, बाद बुक्स के अंदर लिखा हुआ है कि इसकी जो तादाद है वो क्या होती है, टू इन नंबर होती है। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जैसा कि आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, जो एओर्टा है वो क्या कर रहा है, लेफ्ट साइड पर जो है वो बेंड कर रहा है, ठीक है, और ब्रांचेस बना रहा है। जबकि बर्ड्स के केस में क्या होता है, इन बर्ड्स एओर्टा जो है वो राइट साइड पे बेंड करता है, बेंड टूवर्ड राइट साइड, ये भी आपने याद रखना है। बर्ड्स के अंदर जो एओर्टा होता है वो क्या करता है, बेंड टूवर्ड राइट साइड। अब ये हमारे हिसाब से ये राइट साइड बन रही है स्टूडेंट, इस तरह नहीं याद रखना आपने, ये बॉडी के हिसाब से याद रखना है, तो ये बॉडी के हिसाब से ये लेफ्ट साइड बनती है, तो ये याद रखना आपने। बर्ड्स में जो एओर्टा होता है वो क्या करता है, वो बाएं राइट साइड पे जो है वो क्या करता है, बाएं की बजाय राइट साइड पे क्या करता है, बेंड कर रहा होता है। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो आपने हार्ट के मुतालिक जो है वो स्टूडेंट्स लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेकंड टॉपिक जो है वो हमारे पास वो है जी कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल, तो इसके हम वन हार्ट बीट भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी एक बार हार्ट बीट करेगा, व्हेन हार्ट बीट फॉर वन टाइम, तो जैसे ही हार्ट एक बार बीट करेगा तो उस एक बीट के दरमियान हार्ट क्या करेगा, इट कंप्लीट्स वन कार्डियक साइकिल, ठीक है। इट कंप्लीट्स वन कार्डियक साइकिल जो है उसको क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। जब 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 हार्ट बीट करेगा तो वो उस टाइम पे कार्डियक क्या करेगा, कार्डियक साइकिल जो है वो कंप्लीट करेगा। अब कार्डियक साइकिल जो होता है स्टूडेंट, इसके ना तीन फेजेस होती हैं, ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट में जो कार्डियक साइकिल है स्टूडेंट, इसकी ना थ्री फेजेस होती हैं। अब उन थ्री फेजेस की तरफ अगर हम स्टूडेंट्स आ जाएं तो ये यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो इसमें पहली स्टेज होती है ना स्टूडेंट्स, वो होती है एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये पहली स्टेज है, ठीक है। इसको हम स्टूडेंट रिलैक्सेशन फेज भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन फेज। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है, हार्ट के जो चारों चैम्बर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे मेन मेन की पॉइंट्स जो है वो स्टूडेंट यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, ऑल चैम्बर्स, हार्ट के सारे जो चैम्बर्स होते हैं, ऑल चैम्बर्स ऑफ हार्ट, वो क्या होते हैं, आर रिलैक्स्ड। हार्ट के चारों चैम्बर्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ठीक है। और जब ये हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स होते हैं तो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एंटर होते हैं इनटू, अपने अपने मुतलका एट्रियम्स के अंदर, इनटू रिस्पेक्टिव, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो ये दोनों ब्लड जो हैं जब हार्ट के तमाम चैम्बर से रिलैक्स होंगे, ठीक है, तो उस दौरान डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने अपने एट्रिया के अंदर जो है वो दाखिल होंगे, ठीक है। जब ये अपने अपने एट्रिया के अंदर दाखिल होंगे तो एट्रिया के अंदर जो है, एट्रिया क्या हो जाएंगे, दोनों एट्रिया, एट्रिया बिकम डिस्टेंडेड, ये थोड़ा सा फूल जाएंगे ब्लड के आने की वजह से, ठीक है।
ब्लड के भरने की वजह से जब दोनों एट्रिया में अपना अपना ब्लड आकर भरेगा तो दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। उससे क्या होगा, प्रेशर जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, एंड प्रेशर क्रिएट, इस प्रेशर की वजह से ही, ठीक है, इस प्रेशर की वजह से ही क्या होगा कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस कंडीशन को हम स्टूडेंट नाम दे देंगे एट्रियल सिस्टोल। याद रखिएगा, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको आप एट्रियल सिस्टोल का नाम जो है वो देंगे। ठीक है, सेकेंड फेज आ जाएगी एट्रियल सिस्टोल। अब इसमें क्या होंगे कि एट्रिया जो मसल्स होंगे, एट्रिया जो कि अल्टीमेटली मसल से ही बना है, इसकी जो वॉल्स है उसमें मसल्स होते हैं, तो एट्रिया मसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, अब दोनों एट्रिया चूंकि भर चुके हैं अपने अपने ब्लड से, मुतलका ब्लड से, दोनों, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर की वजह से क्या होंगे, दोनों एट्रिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब जब दोनों एट्रिया कॉन्टैक्ट करेंगे तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, डेट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, बाईकस्पिड और ट्राईकस्पिड जो वॉल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, दोनों वॉल्स ओपन हो जाएंगे। और ब्लड जो होगा वो किस में चला जाएगा, दोनों जो ब्लड होंगे एंटर इनटू रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने वेंट्रिकल में चला जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अपने वेंट्रिकल्स के अंदर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ब्लड आ गया है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर, तो इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या होगा, नाउ स्टूडेंट्स वेंट्रिकल्स जो हैं वो अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम नाम देंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पर क्या होगा, ये हमारे पास नंबर वन थी स्टेज, ये हमारे पास नंबर टू थी स्टेज। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या होना है, नंबर थ्री में क्या होना है, वेंट्रिकल्स ने क्या करना है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब अब जैसे ही एट्रिया मसल्स कॉन्ट्रैक्ट यहाँ भी आएगा स्टूडेंट, साइमल्टेनियस मतलब दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एट ए टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह वेंट्रिकल्स भी दोनों एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों के जो ब्लड हैं वो चले जाएंगे, एक पल्मोनरी ट्रंक के जरिए चला जाएगा लंग्स में और दूसरा चला जाएगा एओर्टा के जरिए बॉडी के अंदर। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो लंग्स में चला जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, जब एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक जो है वो क्या होंगे, ओपन होंगे। अच्छा, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो स्टूडेंट, ये जो वॉल पीछे ओपन हुए थे, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, ट्राइकस्पिड, इस दौरान जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल होंगे, ये बाइकस्पिड वॉल ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, ये हो जाएंगे क्लोज। अच्छा, अब इनके क्लोज होने से क्या होगा, इनके क्लोज होने से एक साउंड प्रोड्यूस होगी, उस साउंड को स्टूडेंट हम नाम देंगे लब साउंड। लब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किए, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल क्लोज हो गए, एट सेम टाइम, सेम टाइम पर क्या होगा, दो वाल्स ओपन होंगे। आपको याद है हमने पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल और एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल पढ़े थे, सेमिल्यूनर वाल जो है वो क्या होंगे, ओपन होंगे। अब ओपन होंगे तो जो दोनों ब्लड होंगे वो अपने अपने मुतलका पार्ट्स के अंदर जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, मुतलका पार्ट्स के अंदर जो है वो चले जाएंगे। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद सेमिलुनर वाल भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, जब ब्लड ब्लड अपने अपने जगह पर चला जाएगा, डेस्टिनेशन पे चला जाएगा, तो ये वाल भी क्लोज हो जाएंगे। इनके क्लोज होने से क्या होगा, इनके क्लोज होने से साउंड प्रोड्यूस होगी, डेट इज कॉल्ड डब। तो ये जो लब डब साउंड प्रोड्यूस होती है, इसको डॉक्टर क्या कर रहा होता है, स्टेथोस्कोप के जरिए जो है वो क्या कर रहा होता है, सुन रहा होता है। ठीक है, हेयर्ड विद स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर इसको क्या कर रहा होता है, स्टेथोस्कोप के जरिए जो है वो क्या कर रहा होता है, वो मैयर कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ब्लड जो है वो अपने अपने पार्ट्स में चले जाएंगे, उसके बाद फिर वही फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम्स के अंदर जो है वो टाइम्स भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। एट्री जब डायास्टोल कंडीशन है इसमें कितना टाइम लगेगा, 0.0
4 सेकेंड्स, ठीक है, 0.4 सेकेंड्स। इसमें कितना लगेगा, एट्रिया कॉन्टैक्ट में 0.1 सेकेंड, और वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन में कितना टाइम लगेगा, 0.3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हार्ट जो है वो, अब हार्ट की अगर हम बात करें तो एक टाइम में, अगर ये हम टोटल कैलकुलेट करें, तो एक कार्डियक साइकिल में, मतलब एक हार्ट बीट में टोटल कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकेंड जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसमें, वन हार्ट बीट में, या आप कह लें वन कार्डियक साइकिल में, ठीक है, वन कार्डियक साइकिल में। अब एक पर्सन की लाइफ के अंदर अगर हम देखें, इन पर्सनस लाइफ हार्ट कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, 2.5 बिलियन टाइम्स। क्या करता है हार्ट बीट, एवरेज अगर निकाली जाए, तो एक एवरेज पर्सन के अंदर जो है हार्ट क्या करता है, हार्ट बीट इन वंस लाइफ, एक शख्स की लाइफ में जो हार्ट है वो लगभग कितनी मर्तबा बीट करता है, ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन टाइम्स जो है वो बीट करता है। तो स्टूडेंट ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब आप इसको एक मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 0.8 को आप 60 से जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा कि एक मिनट में हार्ट कितनी बार बीट करेगा। अब यहाँ से वो भी एमसीक्यूज बना सकता है कि बताएं कि जी 15 मिनट के अंदर जो है वो हार्ट कितनी बार जो है वो बीट करेगा। तो अल्टीमेटली हार्ट एक बार बीट करता है 0.8 सेकेंड्स में, तो आप 15 मिनट के जो है वो पहले आप सेकेंड्स निकाल लेंगे और फिर सिंपली आप उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो भी बन सकता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज पूछी, एक टर्म यूज होती है स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ के जाता है, ठीक है, वो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लिविंग लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ में जा रहा होता है, एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में, वॉल्यूम ऑफ ब्लड लिविंग लेफ्ट वेंट्रिकल, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ब्लड का वो वॉल्यूम जो लेफ्ट एट्रियम से एओर्टा के जरिए बॉडी में जाता है, उसको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। उसको हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम का नाम जो है वो देते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास कार्डियक साइकिल का टॉपिक हो गया। अब हम स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट हम एक चीज बताना मैं भूल गया, ऊपर हार्ट के अंदर हमारे पास ना दो किस्म की सर्कुलेशंस होती हैं। एक होती है स्टूडेंट हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होती है स्टूडेंट हमारे पास सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये दो टाइप की जो है वो हमारे पास सर्कुलेशन होती है। अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है ये स्टूडेंट होती है हार्ट और लंग्स के दरमियान। चले मैं डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से जी ये जो है वो हार्ट है, ठीक है, और ये जो है वो लंग्स हैं, और ये जो है लेट्स से बॉडी है, यहाँ बॉडी टिश्यूज भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के वो सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के दरमियान होती है उसको स्टूडेंट हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और वो सर्कुलेशन जो हार्ट और बॉडी के दरमियान होती है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। अब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, ठीक है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा हार्ट में। इसी तरह हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी में, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा किसके अंदर, दोबारा हार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपने स्टूडेंट जो है वो याद रखना है। ये भी दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम स्टूडेंट्स बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो हम बॉडी में जो है वो 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आर्टरीज आ जाती हैं, नंबर 2 पे हमारे पास वेन्स आ जाती हैं, और नंबर 3 पर हमारे पास जो है वो कैपिलरीज आ जाती हैं।
अच्छा, इनका ना हमने कंपैरिजन करना है कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज जो हैं, इनको हमने कंपेयर करना है। तो यहाँ पर पहले थोड़ा सा जरा स्ट्रक्चर पे गौर कर लेते हैं, स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, आर्टरी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है, वेन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, कैपिलरी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखें आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर कुछ हद तक जो है वो लगभग जो है वो सेम ही होता है, डिफरेंसेस भी होते हैं लेकिन आप देखें लगभग सेम ही होता है। कैपिलरी का स्ट्रक्चर जो है वो काफी डिफरेंट होता है। अच्छा, अगर मैं इनको हम जरा डिस्कस करें फीचर्स को, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड फ्लो डायरेक्शन की। तो आर्टरीज जो हैं अल्टीमेटली क्या करेंगी, ब्लड को फ्लो करवाएंगी, लेकिन कहाँ से कहाँ, डायरेक्शन क्या होगी। तो आर्टरीज याद रखिएगा ये हमेशा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। ये क्या करती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को फ्लो करवाती हैं हार्ट से टू वर्ड बॉडी। ये टू वर्ड को शो करेगा, टू वर्ड बॉडी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आर्टरीज क्या करती हैं, ब्लड को क्या करती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाती हैं, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। टू वर्ड बॉडी आप कह सकते हैं, अवे फ्रॉम हार्ट और टूवर्ड बॉडी, ठीक है। वेन की बात करें तो वेन का ऑपोजिट है, ठीक है, वेन इसका ऑपोजिट है। वेन क्या करती है, वो बॉडी से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है टूवर्ड हार्ट। तो ओपोजिट हो जाएगा, ठीक है, ओपोजिट। यहां पर आप लिख सकते हैं अवे फ्रॉम बॉडी टूवर्ड हार्ट। कैपिलरी की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या करती हैं, ये लिंक का काम करती हैं, ब्रिज का काम करती हैं बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब ब्लड कौन सा लेके जाती हैं, आर्टरी हार्ट से ब्लड को लेके जाती हैं बॉडी की तरफ। सवाल ये कौन सा ब्लड लेके जाती हैं, तो याद रखिएगा ये हमेशा आर्टरीज क्या करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सवाए एक के। और वो कौन सी है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अगर आपको स्टूडेंट हार्ट वाला टॉपिक याद हो तो थोड़ा लेक्चर को रिवाइंड करके देखिएगा। तो मैंने बताया था कि जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं लेफ्ट और राइट, ये क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके जाती हैं। तो सवाए इस आर्टरी के बाकी तमाम आर्टरीज बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं। सिमिलरली वेन की अगर बात करें तो वेन जो है ये क्या करती हैं, ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करती हैं सवाए एक वेन के। और वो कौन सी है, वो है जी पल्मोनरी वेन। अगर स्टूडेंट आपको याद हो तो हमने पढ़ा था लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स क्या करती हैं, ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। तो ये आपने याद रखना है। कैपलरीज की बात करें तो इनमें ऑलमोस्ट जो है वो मिक्स्ड ब्लड ही जो है वो फ्लो कर रहा होता है। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, वो है जी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की अगर हम स्टूडेंट बात करें ना तो आर्टरीज जो हैं, आर्टरीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो पता चलेगा कि आर्टरीज जो हैं दे हैव थ्री लेयर्स। आर्टरीज के स्ट्रक्चर में आपको थ्री लेयर्स जो हैं वो मिलेंगी, ठीक है। अब वो थ्री लेयर्स में अगर हम बात करते हैं, जो सबसे आउटर लेयर होगी उसको हम कहते हैं स्टूडेंट ट्यूनिका। ट्यूनिका ये मेडिकल टर्म्स हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना ये हमारे पास क्या है, आउटर लेयर है। दिस वन इज आउटर लेयर। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आ जाती है मिडल लेयर। अब जो मिडल लेयर है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका। ट्यूनिका लेयर के लिए बेसिकली वर्ड यूज होता है ट्यूनिका मीडिया, मीडियम, ठीक है, मतलब मिडल से लफज लिया गया है, ट्यूनिका मीडिया। और सिमिलरली जो है वो हमारे पास आ जाएगी सबसे जो इनर वन होगी, डेट इज ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, डेट इज द इनर लेयर। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा इनकी कंपोजिशन को भी देख लेते हैं। तो ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स। अगर हम मीडियम मिडल लेयर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं,
सर्कुलर, स्मूथ मसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड वेसल्स में कौन से मसल्स पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स। ठीक है, और स्मूथ मसल्स के साथ साथ सेम यहाँ पर भी क्या होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे। क्योंकि याद रखिएगा स्टूडेंट, जब हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड एक हाई प्रेशर के साथ जो है वो आर्टरीज के अंदर एंटर होता है। तो आर्टरीज की दीवारों में इलास्टिसिटी का होना बहुत जरूरी है, ताकि उस हाई प्रेशर को क्या किया जा सके, हैंडल किया जा सके। तो आप देखें इसकी आउटर लेयर के अंदर भी इलास्टिक फाइबर्स हैं और इसकी मिडल लेयर के अंदर भी इलास्टिक फाइबर्स हैं। क्योंकि टू बेयर हाई प्रेशर, टू बेयर हाई प्रेशर, ताकि ब्लड का हाई ब्लड प्रेशर, ताकि हाई ब्लड प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर सके। अब होता क्या है कि विद एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है, तो ये लास्टिक फाइबर्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम होते चले जाते हैं, डीजनरेट होते चले जाते हैं, जिससे आर्टरीज की जो वॉल हैं वो हार्ड हो जाती हैं। और हार्ड होने की वजह से वो समटाइम ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे आर्टरीज के फटने का अंदेशा भी होता है, जो फिर हेमरेज, स्ट्रोक वगैरह का बायस जो है वो बन सकता है। अच्छा, इंटीमा की बात करें, सबसे जो इनर लेयर है, तो इसमें एक लेयर होती है डेट इज सेल्स की लेयर होती है, एंडोथीलियल सेल्स की, जिसको हम सिंपली कह देते हैं डेट इज एंडोथीलियम। जरा नीचे भी आ जाएं स्ट्रक्चर की तरफ, तो देख लेते हैं ये लेयर्स कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं स्टूडेंट। तो ये हमारे पास आर्टरी है। तो आर्टरी को अगर हम देखते हैं, तो सबसे पहले ये जो बाहर वाली लेयर होगी इसको हम कहेंगे डेट इज नोन एज ट्यूनिका एडवेंटिशिया भी पढ़ते हैं, लेकिन इस लेयर को हम ट्यूनिका एक्सटर्ना के नाम से ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा जी, इसके बाद मिडल लेयर आ जाएगी डेट इज ट्यूनिका मीडिया, और फिर उसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर आ जाएगी डेट इज नोन एज ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, इसमें एंडोथीलियल सेल्स हैं, इसलिए हमने इसको एंडोथीलियम का नाम दिया। ठीक है, तो ये तीन मेन लेयर्स होती हैं, और आप देखें यही थ्री मेन लेयर्स जो हैं वो वेन के अंदर भी मौजूद हैं। तो वेन के स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें सेम यही थ्री लेयर्स जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है, यही सेम लेयर्स मिलेंगी। यहाँ भी हमारे पास क्या होंगी, मैं इसको इस तरह यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पर सेम होगा, मतलब थ्री ही लेयर्स होंगी। ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना भी सेम ही होगा, ठीक है, लेयर भी सेम होगी। और इसमें सिर्फ क्या होगा, लेकिन याद रखिएगा, ये इसके अंदर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होगा, ओनली कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर्स नहीं होंगे, क्योंकि वीन के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का काफी लो होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होंगे, ओनली कनेक्टिव टिश्यूज ही जो है वो मौजूद होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम मिडल लेयर पर आ जाएं, तो मिडल लेयर भी जो है वो सेम होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो फर्क होगा। वो क्या होगा कि सर्कुलर स्मूथ मसल्स मौजूद होंगे। ठीक है, ये तो सेम ही होंगे, सर्कुलर स्मूथ मसल्स होंगे, बिल्कुल सेम वही होंगे, लेकिन इलास्टिक फाइबर्स भी होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे, बहुत थिन लेयर होगी, थिन इलास्टिक फाइबर्स होंगे। तो पहले ऊपर वाली जो लेयर है उसमें इलास्टिक फाइबर होंगे ही नहीं, लेकिन मिडल लेयर के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होंगे, अलबत्ता वो भी क्या होंगे, थिन होंगे। और उसके बाद अगर हम इनर लेयर की बात करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है, एज इट इज ही है। तो देर इज अ लिटल बिट डिफरेंस इन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। तो मेन डिफरेंस क्या है कि आर्टरीज में दोनों लेयर्स के अंदर इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, सो लचक ज्यादा होती है। वेन्स में चूंकि ब्लड प्रेशर आमतौर पे लो होता है, इसीलिए यहाँ पे इलास्टिसिटी की, कम इलास्टिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, लिहाजा यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स भी ज्यादा नहीं होते। अच्छा, उसके बाद अगर हम कैपलरी की बात करें, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले आप देखें, तो कैपलरी की जो दीवारें हैं ना, वो वॉल जो है ना वो एक ही लेयर पर मुश्तमिल है, देट इज ओनली अ सिंगल लेयर। और ये जो सिंगल लेयर है किससे बनी है, एंडोथीलियल सेल से। ठीक है, ये किससे बनी है, एंडोथीलियल सेल से। ओनली वन सेल, ठीक है, ओनली वन सेल थिक, सिर्फ एक सेल जितनी मोटी होगी, क्योंकि है ही एक लेयर बेसिकली, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, डेट इज एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। अच्छा, फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन क्या है जी आर्टरी का, आर्टरी जो है वो क्या करती है, बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, स्वाय पल्मोनरी आर्टरी के, याद रखिएगा। ठीक है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन क्या करती है, सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट, ये हार्ट को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। और कैपलरी क्या करती है, ये एक मटेरियल्स का एक्सचेंज करवाती है, एक्सचेंज ऑफ
मटीरियल्स बिटवीन टिश्यूज एंड ब्लड। अच्छा, लचक की बात करें, इलास्टिसिटी की, तो भी उससे रिलेटेड हम ऊपर मैं आपको बता भी रहा था। तो जो आर्टरीज होती हैं ये काफी लचकदार होती हैं, इलास्टिक होती है, और उसकी वजह हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ ली। वेन के अंदर भी इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, लेकिन वो सिर्फ मिडल लेयर के अंदर होते हैं और बहुत कम होते हैं, थिन होते हैं, तो लेस इलास्टिक। जबकि जो कैपलरी है इसमें किसी किस्म की कोई इलास्टिसिटी नहीं होती, क्योंकि हमने यहाँ पे इलास्टिक फाइबर्स भी मेंशन नहीं किए। अच्छा, पल्स की बात करें, ठीक है, नब्ज या वो जो फीलिंग एक महसूस होती है, तो यहाँ पर हार्ट बीट पल्स डिटेक्ट की जा सकती है, कैन बी डिटेक्टेड, आर्टरी के अंदर डिटेक्ट की जा सकती है, क्योंकि जब हार्ट बीट करता है तो ब्लड प्रेशर के साथ किस में आता है, आर्टरी में, जिससे आर्टरीज की दीवारें लचक होने की वजह से थोड़ा सा फूलती हैं, जिससे हम पल्स महसूस कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे नो पल्स डिटेक्ट होगी और यहाँ पे भी नो पल्स डिटेक्ट होगी। वॉल्स की अगर हम बात करें तो नो वॉल्स प्रेजेंट, कैपलरी में भी नहीं होते। लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट, वेन के अंदर जो है वो वॉल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट। और उन वॉल्स को हम कहते हैं डेट आर सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, क्या प्रिवेंट करते हैं, बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने कहा था, नीचे से ब्लड जो है वो सारा इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसको ऊपर हार्ट की तरफ ले जाया जाएगा। तो ब्लड को जो है वो दोबारा ब्लड नीचे की तरफ ना आ जाए, तो उसके लिए क्या होते हैं, जगह जगह पर क्या मौजूद होते हैं, वॉल्स मौजूद होती हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो काफी हाई जो है वो ब्लड प्रेशर होता है, वेन के अंदर बात करें तो काफी लो ब्लड प्रेशर होता है। और अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो प्रेशर है वो क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, कैपिलरी के अंदर फॉलिंग प्रेशर, ठीक है, इन दीज, इसमें प्रेशर कम ही हो रहा होता है। ब्लड फ्लो रेट की बात करें तो स्पीड के हिसाब से तो वो होती है 400 to 500 मिलीमीटर, 400 to 500 मिलीमीटर पर सेकेंड। वेन में अगर हम देखते हैं तो वेन के अंदर जो है वो होती है 50 टू, काफी कम होती है, 50 to 200 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड। और अगर इसमें हम बात करें तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की बात करें तो आर्टरीज का काम ब्लड को कैरी करना है, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सेम काम जो है यहाँ पर वेन का भी है, मतलब वो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प करनी करती, लेकिन कैपिलरीज का काम है एक मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाना, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। अच्छा, बोर थिकनेस की बात करते हैं तो बोर जो है वो इसका काफी स्मॉल होता है, स्मॉल बोर होता है, ठीक है, लेकिन वॉल्स जो है वो थिक होती हैं, थिक वॉल्स। वेन की बात करते हैं तो बोर जो है वो लार्ज होता है, लार्ज बोर, लेकिन जो वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, वो थिन होती हैं, थिन वॉल्स होती हैं। और अगर हम बात करते हैं कैपिलरीज की, तो इसमें क्या होता है, लार्ज बोर होता है, ठीक है, लार्ज बोर होता है, और वॉल जो वन सेल थिक होती है, वन सेल थिक, ठीक है। बोर से मुराद है जो अंदर गैप होते हैं इनके, ठीक है। तो ये आपने एक डिफरेंस याद रखना है जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ और चीजें भी अगर आप साथ में अगर थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जैसे अगर हम बात करते हैं कैपलरीज की, तो याद रखिएगा यहाँ पर हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कॉर्निया जो है, ठीक है, ये हमारी आंख का एक पार्ट है, और कार्टिलेज, कॉर्निया और कार्टिलेज, इनके अंदर कैपलरीज नहीं होती, दे लैक कैपलरीज। ये आप कह सकते हैं हमारे, ये हमारी बॉडी के वो पार्ट्स हैं जिनके अंदर कैपलरीज जो हैं वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। कॉर्निया एंड कार्टिलेज, इनके अंदर कैपलरीज मौजूद नहीं होती। इसी तरह अगर हम बात करें वेन्स की, तो वेन्स जो है ना स्टूडेंट, इनको हम एक और नाम भी देते हैं, आल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस, दे आर आल्सो नोन एज कैपेसिटेंस वेसल्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, कैपेसिटेंस वेसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो इसी के अंदर फ्लो कर रहा होता है। 60% जो ब्लड वॉल्यूम है वो फ्लो कर रहा होता है वेन के अंदर, 60% वॉल्यूम ऑफ ब्लड वो फ्लो कर रहा होता है वेन के अंदर, ठीक है। और वेन्स की अगर हम बात करें तो ये ब्लू अपेयर होती हैं राइट की रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है।
अच्छा, एओर्टा के बारे में मैं आपको बता रहा था, हमारी बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी है वो एओर्टा है। ठीक है, एओर्टा जो है इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर है। और वेना केवा जो है, सुपीरियर इंफीरियर, ये क्या है? ठीक है, वेना केवा, इसमें दोनों ही आ जाएंगे। ये लार्जेस्ट वेन्स हैं, क्योंकि छोटी वेन्स मिलकर ये बड़ी वेन्स बनाती हैं। लार्जेस्ट वेन्स हैं इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट वेन्स कहलाती हैं। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। जी, अब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम, जिसको ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, इट इज आल्सो नोन एज, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इट इज आल्सो नोन एज ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। इसको हम ड्रेनिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी भी जो है वो कहते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट और ब्लड वेसल पढ़ने के बाद हम सेकंड सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज लिम्फेटिक सिस्टम। अच्छा, अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये करता क्या है? बेसिकली ये जो सिस्टम है, इट हेल्प इन, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करता है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट प्लस रिटर्निंग ऑफ ब्लड मटेरियल। ठीक है, इसमें नॉर्मली ब्लड मटेरियल ही होता है। रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम बॉडी टिश्यूज, फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड। बेसिकली ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इसके होते तो काफी सारे फंक्शंस हैं, लेकिन इस सिस्टम का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? बॉडी के टिश्यू से, बॉडी के टिश्यू से मुख्तलिफ मटेरियल, जिसमें स्पेशली ब्लड मटेरियल होता है, बॉडी के टिश्यू से मटेरियल को कलेक्ट करके उसको ट्रांसपोर्ट करके दोबारा से ब्लड के अंदर रिटर्न कर देना। असल में होता स्टूडेंट ये है कि लेट्स से जी, ये हमारे पास जो है ना, ये एक बॉडी टिश्यू है। ठीक है, ये बॉडी का एक टिश्यू है। अब होता ये है कि बॉडी टिश्यूज के अंदर जो है वो कैपलरीज जो है वो एंटर होती है। लेट्स से ये कैपलरी है जो बॉडी टिश्यू के अंदर एंटर हो रही है। अब ये जो कैपलरी होती है ना स्टूडेंट, कैपलरी की दीवारों में छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब होता ये है कि बहुत इन सुराखों से क्या होता है कि बहुत सारे ब्लड के जो अपने मटेरियल्स होते हैं, ब्लड का जो अपना बहुत सारा मवाद होता है, वो लीक आउट होकर टिश्यूज में चला जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है कि ये जो कैपलरी से जो ब्लड मटेरियल लीक आउट हुआ है और टिश्यूज में चला गया है, तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है इस ब्लड मटेरियल को टिश्यू से कलेक्ट करना, कलेक्ट करके ट्रांसपोर्ट करके, ठीक है, कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, और ट्रांसपोर्ट करके उसको दोबारा ले जाकर क्या करेगा? ब्लड के अंदर रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है, क्या काम होता है? इट हेल्प इन कोलेक्शन, ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस रिटर्निंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम बॉडी टिश्यूज टू द ब्लड। कि लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के टिश्यूज से क्या करता है? ब्लड मटेरियल को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के बाद अल्टीमेटली उसको जाके दोबारा ब्लड के अंदर जो है वो रिटर्न कर देगा। इसको हम कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ये हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम का मेन फंक्शन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है, इस सिस्टम के नॉर्मली 5 के करीब जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर हम बारी बारी स्टार्ट करें, तो सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है स्टूडेंट, वो होता है लिम्फ कैपिलरीज। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इसी तरह स्टूडेंट लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो है ना, वो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, तो सब, और ये जो हम ब्लड कैपिलरी पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये लिम्फ कैपिलरी मौजूद है। तो ये स्टूडेंट याद रखिएगा, जहां जहां पर बॉडी के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी, वहीं वहीं पर बॉडी के अंदर जो है वो लिम्फ कैपिलरीज भी मौजूद होंगी। आप इनको लिम्फेटिक कैपिलरीज भी कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है।
ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं, ये लिम्फ कैपिलरीज इकट्ठी होकर बना देती हैं हमारी बॉडी के अंदर बड़ी वेसल्स, जिनको हम कहते हैं लिम्फ वेसल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल। डेट इज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। फिर ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं स्टूडेंट्स, ये इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं, ये बॉडी के अंदर बना देती हैं लिम्फ डक्ट्स, या आप इनको लिम्फेटिक डक्ट्स भी कह सकते हैं। लिम्फ डक्ट्स जो हैं वो बना देती हैं। आमतौर पे इनकी तादाद ज्यादा नहीं होती, आमतौर पे 2 3 समथिंग सम फ्यू इन नंबर होती हैं लिम्फ डक्ट्स। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स तो ये हो गए। इसके साथ साथ ये जो लिम्फ वेसल्स होते हैं, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ साथ इसी के अंदर हमें कुछ और कंपोनेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो इन्हीं वेसल्स के साथ, इन्हीं डक्ट्स के साथ या बॉडी के अंदर डिफरेंट जगहों पर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हमारे पास स्टूडेंट लिम्फाइड मासेस हैं। ठीक है, हमारे पास लिम्फाइड मासेस हैं। फिर इसके अलावा लिम्फ नोड्स हैं। अब ये लिम्फ नोड्स जो होते हैं ये लिम्फ वेसल्स के साथ ही जो है वो जुड़े होते हैं। अभी हम डायग्राम को भी देखेंगे ताकि हमें थोड़ी मजीद बेहतर समझ आए। और इसके साथ साथ ये जो सिस्टम होता है पूरा, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है स्टूडेंट। इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक फ्लूइड मूव कर रहा होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ना, जो इस पूरे सिस्टम के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लिम्फ। जैसे ब्लड जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो है वो फ्लो करने वाला एक फ्लूइड होता है, इसी तरह इस सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है उसको हम लिम्फ कहते हैं। इसलिए हम सब के साथ हमने लिम्फ, क्योंकि ये जो फ्लूइड है ये कैपिलरी के अंदर भी होगा, वेसल्स के अंदर भी होगा, डक्ट्स के अंदर भी होगा, और बाकी जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम से हमने इनके नाम जो है वो रखती हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट लिम्फेटिक सिस्टम को अगर आप देखें, तो ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे करके जो है ना, ये छोटी छोटी जो ये जो ब्रांचेस हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स होंगी लिम्फ कैपिलरीज, जो टिश्यूज से निकलेंगी। जैसे ही ये लिम्फ कैपिलरीज टिश्यूज से निकलेंगी ना, तो टिश्यूज से निकलकर आप देखें, ये जैसे ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। अब ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ब्रांचेस मिलकर एक बड़ी ब्रांच बनाएंगी। अब ये जो बड़ी ब्रांच है ना स्टूडेंट, ये जो बड़ी सी ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है जी लिम्फ वेसल। अब कैपिलरीज क्या करेंगी, टिश्यूज से ब्लड को कलेक्ट, ब्लड मटेरियल को कलेक्ट करेंगी। ठीक है, टिश्यू से मटेरियल कलेक्ट करेंगी, और कलेक्ट करके जब ये टिश्यूज से बाहर निकलेंगी, तो ये कैपिलरीज मिलकर क्या बना देंगी स्टूडेंट्स, ये बना देंगी लिम्फ वेसल्स, बना देंगी अपनी से बड़ी वेसल्स बना देंगी। और ये जो फिर स्टूडेंट, ये जो लिम्फ वेसल्स होंगी ना, ये सारी जो लिम्फ वेसल्स होंगी, ये सारी आकर ना इस थोरैसिक रीजन के अंदर, ये थोरैसिक रीजन, चेस्ट कैविटी रीजन के अंदर ये आके ना सारी कनेक्ट होंगी, और कनेक्ट होके अपनी से बड़ी डक्ट बनाएंगी। इसलिए देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा मोटा करके जो है वो लाइन को ड्रा किया गया है। तो ये बन जाएगा तीसरा कंपोनेंट, दैट इज लिम्फेटिक लिम्फ डक्ट्स। तो लिम्फ कैपिलरीज निकलेंगी कहाँ से, टिश्यूज से। टिश्यू से मटेरियल को कलेक्ट करके ये जब बाहर निकलेंगी तो ये बना देंगी लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स जब बाहर निकलेंगी तो ये थोरैसिक डक्ट में जाके, बॉडी से जो डिफरेंट लिम्फ वेसल्स आएंगे वो थोरैसिक डक्ट में जाके क्या करेंगी, कंबाइन होकर बना देंगी स्टूडेंट लिम्फेटिक डक्ट। और ये जो लिम्फेटिक डक्ट होती है स्टूडेंट, ये क्या करती है, उस ब्लड मटेरियल को, यहाँ पर आप देखें ये एक लिम्फेटिक डक्ट है राइट, इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी है। तो ये जो राइट डक्ट है ना, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट, ये आगे देखें ये आ रही है इधर सबक्लेवियन वेन में। ठीक है, वेन में, ये फिर आगे सुपीरियर वेना केवा में एंटर होंगी। यहाँ भी देखें तो ये ब्लड मटेरियल को आके यहाँ पर सुपी, ये जो सबक्लेवियन वेन है उसके अंदर एंटर कर देंगे, और यूं वो ब्लड मटेरियल फिर आप ब्लड के अंदर जो है वो चला जाएगा। ठीक है, और यही हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा भी। इसके अलावा हमने पढ़ा स्टूडेंट कुछ लिम्फाइड लिम्फ नोड्स होती हैं। तो आप देखें ये जो लिम्फ वेसल है इनके रास्ते में आप देखें ये छोटे छोटे ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये और कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं लिम्फ नोड्स। ठीक है, इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो बेसिकली इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, पैथोजेंस को जो है वो किल करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास स्टूडेंट 5वें नंबर पे जो है ना, हमारे पास कुछ लिम्फाइड मासेस होते हैं। ठीक है, लिम्फाइड मासेस में ये देखें, ये हमारे पास लिम्फाइड जो है वो मासीज हैं, इसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, इनको हम लिम्फाइड टिश्यूज भी कह देते हैं। इसमें हमारे पास ये एडिनाइड है, ठीक है, यहाँ पे करके मौजूद होते हैं, टॉन्सिल्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं, स्प्लीन है, थाइमस ग्लैंड है जो हार्ट के पास होता है, ये सारे के सारे जो है ना स्टूडेंट्स, ये क्या है, लिम्फाइड मासेज हैं। तो आइए हम इनको वन बाय वन करके जो है वो स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम ना ये जरा लिम्फ
कैपिलरीज के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। पहले चलें हम लिम्फ के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर ये लिम्फ क्या है। ठीक है। तो लिम्फ की अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर हम। लिम्फ की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो लिम्फ जो है ये क्या है, ये एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, कलरलेस, ये क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है। किसके अंदर होता है, फ्लो इन। और ये कलरलेस फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है किसके अंदर स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, ब्लड का तो चले कलर होता है, लेकिन लिम्फ का कोई कलर नहीं होता। और ये कलरलेस फ्लूइड जो है ये किसके अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है, ये सर्कुलेट कर रहा होता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिम्फ, ये जो कलरलेस फ्लूइड है, ये बनता किससे है, तो ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा बेसिकली इसमें होता है। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, जो लीक आउट होता है। और काफी हद तक ये कंपोजिशन में भी काफी हद तक मिलता जुलता होता है, रिजेंबल इन कंपोजिशन। और इसकी अगर हम कंपोजिशन पढ़ें तो काफी हद तक प्लाज्मा से मिलता जुलता है, रिजेंबल इन कंपोजिशन टू ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा ऑफ ब्लड। प्लाज्मा क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, अगर हम सेल्स निकाल दे तो। अब इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है, हम क्यों कह रहे हैं कि ये प्लाज्मा से काफी हद तक जो है, प्लाज्मा से काफी हद तक रिजेंबल करता है, क्योंकि इसके अंदर होते हैं वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स होंगे। इसके अलावा लार्ज प्रोटीन, अब याद रखिएगा वाइट ब्लड सेल प्लाज्मा में नहीं होते। ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन्स होंगी। अब प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स लाजमी पाई जाती हैं। ठीक है, और यही वो चीजें होती हैं जिनको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फिर रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, इन्हीं चीजों को कलेक्ट करके फिर क्या किया जाता है, रिटर्न कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि ये चीजें कैपलरी से लीक आउट होकर टिश्यूज में चली जाती हैं और फिर वहां से इनको लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए कलेक्ट करके इनको क्या किया जाता है, ब्लड के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और इनको कलेक्ट कौन करेगा, अब बात ये है कि इनको कलेक्ट कौन करेगा, तो स्टूडेंट्स इनको कलेक्ट करेंगी लिम्फ कैपिलरीज, या आप लिम्फेटिक कैपिलरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेंगे, कलेक्शन का काम जो है वो करेंगी। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरीज की अगर हम बात करते हैं तो लिम्फ कैपिलरीज क्या हैं, ये छोटी छोटी जो है स्मॉल ब्लाइंड डक्ट्स होती हैं। ठीक है, ब्लाइंड, स्मॉल ब्लाइंड एंड डक्ट्स होती हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये ब्लाइंड एक्ट डक्ट का मतलब क्या होता है। देखें, लेट्स से स्टूडेंट, डक्ट नाली को कहते हैं। लेट्स से ये हमारे पास डक्ट है, अब ये डक्ट दोनों साइडों से जो है वो ओपन है। ठीक है, वो डक्ट जो सिर्फ एक साइड से ओपन हो, ठीक है, वो डक्ट जो एक साइड से ओपन हो। ठीक है, अब यहां से ये ओपन है लेकिन यहां से ये क्लोज है, उसको हम स्टूडेंट कहते हैं ब्लाइंड एंड डक्ट। ब्लाइंड एंड डक्ट। ठीक है, तो ये जो लिम्फ कैपिलरीज होती हैं एक तरफ से ये ओपन होती हैं लेकिन दूसरी तरफ से जो है ये बंद होती हैं। ठीक है, तो ये ब्लाइंड एंड ट्यूब्स होती हैं, डक्ट्स होती हैं, और ये पाई जाती हैं ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ठीक है, और ये बॉडी के तमाम टिश्यूज में पाई जाती हैं, जहां जहां पे ब्लड की कैपिलरी होगी वहां वहां पर लिम्फ कैपिलरीज भी लाजमी मौजूद होंगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि जी एक इनके अंदर जो है दे है, ये क्या करती हैं, ये इकट्ठी होती हैं लिम्फ कैपिलरीज। जब ये टिश्यू से बाहर आती हैं लिम्फ कैपिलरीज, जब ये टिश्यू से बाहर आती हैं तो ये क्या करती हैं, यूनाइट होती हैं, इकट्ठी होती हैं, एंड मेक, और इकट्ठी होकर क्या बना देती हैं, ये अपनी से बड़ी डक्ट बना देती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, डेट आर कॉल्ड स्टूडेंट्स, डेट आर नोन एज लिम्फ वेसल्स। उनको हम क्या नाम दे देते हैं, लिम्फ वेसल्स का नाम जो है वो दे देते हैं। अच्छा, इनकी अगर वॉल की बात की जाए, ठीक है, तो ये जो वॉल है इनकी,
इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल सेल, सेम एज ऑफ कैपिलरी, कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियल एंडोथीलियल सेल, सेम कैपिलरी के अंदर भी हमने जो है वो पढ़ा था। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो चूंकि ये ब्लाइंड डक्ट्स होती हैं, तो इनके अंदर जो है, याद कीजिएगा, ये जो लिम्फ कैपिलरीज हैं, ये इलियम के अंदर भी पाई जाती हैं। अगर आपको याद हो, हमने इलियम के अंदर विल्लाए पढ़े थे, विलस पढ़े थे, वहां पे हमने कहा था ब्लड कैपिलरीज होती हैं। लेकिन साथ में हमने पढ़ा था वहां पर एक डक्ट भी होती है, लिम्फेटिक डक्ट भी होती है। वो लिम्फेटिक डक्ट कुछ और नहीं बल्कि वो लिम्फ कैपिलरी होती है, प्रेजेंट इन विल्लाई। इसको हमने क्या नाम दिया था स्टूडेंट? कार्ड लैक्टियल। इसको हमने क्या नाम दिया था? लैक्टियल। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपने लिम्फ कैपिलरीज के बारे में जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। और एक और क्या हम याद रखिएगा, ये क्या करती हैं? कलेक्ट ब्लड मटेरियल फ्रॉम बॉडी टिश्यूज। ये बॉडी टिश्यूज से क्या करती हैं? ब्लड मटेरियल को कलेक्ट करती हैं, और कलेक्ट करके उसको कहाँ भेज देती हैं? एंड सेंड टू लिम्फ वेसल्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं लिम्फ वेसल्स की। जो हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है, लिम्फ वेसल्स। अब लिम्फ वेसल्स जो हैं ये क्या होती हैं? ये कैपिलरीज से जो हैं वो लार्ज होती हैं। और ये करती क्या हैं? बनती कैसे हैं? जब लिम्फ कैपिलरीज इकट्ठी होती हैं तो उनके इकट्ठे होने से क्या बनती हैं? लिम्फ वेसल्स बनती हैं। और लिम्फ वेसल्स जो हैं ये इकट्ठे होकर क्या बनाती हैं? यूनाइट। ये इकट्ठी होकर क्या बनाती हैं? एंड मेक अपनी से बड़ी डक्ट्स बनाती हैं, जिनको हम कहते हैं लिम्फेटिक डक्ट। ओवरऑल सारा कॉन्सेप्ट वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डायग्राम के साथ। लिम्फेटिक डक्ट्स जो हैं वो बना देती हैं। इसमें राइट डक्ट भी आ जाती है, लेफ्ट डक्ट भी आ जाती है। अच्छा, अब ये जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर भी जैसे वेन्स के अंदर हमने पढ़ा था ना, वॉल्स होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्स। तो इनके अंदर भी क्या होते हैं? वॉल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, वॉल्स जो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। ठीक है, बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। क्योंकि जैसा कि अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखें, तो ये जो लिम्फ वेसल्स हैं ये क्या करती हैं? ये लिम्फ को ऊपर की तरफ लेके जा रही हैं। वो जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो दोबारा जो है वो बैक फ्लो ना कर सके, दोबारा डाउनवर्ड जो है वो मूव ना कर सके, उसको रोकने के लिए, बैक फ्लो रोकने के लिए इनके अंदर भी क्या मौजूद होते हैं? वॉल्व्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, लिम्फ वेसल्स के साथ ही हमने पढ़ा, लिम्फ वेसल अगर मैं साथ ही में जो है उनको कनेक्ट कर दूं, लिम्फ वेसल्स के साथ ही हमने कहा था क्या कनेक्ट होते हैं? लिम्फ नोड्स कनेक्ट होते हैं। तो अगर मैं साथ ही हम उनको भी डिस्कस कर लें, क्योंकि इन्हीं के साथ कनेक्टेड होते हैं। लिम्फ नोड्स की मैं अगर बात करूं, तो जो स्टूडेंट लिम्फ नोड्स हैं ये आमतौर पे जो हैं वो ग्लोबुलर शेप के होते हैं। तो ये हैं क्या जी हमारे पास? इनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दीज आर एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज। ठीक है, ये लिम्फाइड टिश्यू से मिलकर बनी होती हैं। एग्रीगेशंस ऑफ, मतलब बॉडी में ये जो आपको ग्लोबुलर से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फाइड टिश्यूज। यहाँ पर क्या है? बहुत सारे लिम्फाइड टिश्यूज जब किसी जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हमें एक ग्लोबुलर बॉडी के अंदर, ये जो ग्लोबुलर सी आपको ये जो अब ये लिम्फ नोड है, अब इस जगह पर क्या है? बहुत सारे लिम्फाइड टिश्यूज जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है? ये जो लिम्फ नोड है, ठीक है, इस तरह करके, जो कि असल में बहुत सारे लिम्फाइड टिश्यू से बने होते हैं, इनके अंदर होता क्या है? इनके अंदर स्टूडेंट होते हैं, अगर हम बात करें, तो इनके अंदर हमारे पास होते हैं बहुत सारे लिम्फोसाइट्स कंटेन। अगर चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट, बहुत सारे लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दूसरा याद रखिएगा, ये काफी स्मॉल इन साइज होते हैं।
लिम्फ नोड्स, ठीक है, लोब्ड होते हैं, गोल शक्ल के होते हैं, ठीक है, और या सम टाइम जो है लोब्ड नहीं हो, सम टाइम राउंड होते हैं, या बीन शेप भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये नेक रीजन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, नेक के अंदर मौजूद होते हैं, एब्डोमन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, आर्म पिट्स जो हैं, ठीक है, बाजू के नीचे वाली जो साइड होती है इसे हम बगल भी कहते हैं, आर्म पिट्स के अंदर मौजूद होते हैं, ग्रायोन है, ठीक है। ये वो तमाम, एल्बो है, नी जॉइंट है, ये वो जगह हैं जहां पर नॉर्मली इन नी जॉइंट, जहां पर ये सारे जो हैं वो लिम्फ नोड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, अब इनका फंक्शन क्या है? तो इनका जो फंक्शन है, अगर मैं फंक्शन की बात करूं लिम्फ नोड्स की, तो ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, यही वजह है कि इनके अंदर हमें लिम्फोसाइट्स नजर आ रहे होते हैं, प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। वो लिम्फोसाइट्स आगे क्या करेंगे? फिर एंटीबॉडीज बनाएंगे, जैसे बी लिम्फोसाइट के बारे में हम इम्यूनिटी के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं फॉर डिफेंस। तो इसका मतलब ये है कि लिम्फ नोड्स की मदद से जो हमारा ये लिम्फेटिक सिस्टम है, ये बॉडी के अंदर क्या कर सकता है? डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर भी काम करता है। दूसरा, ये क्या करते हैं? इनके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा। अब देखिए लिम्फ वेसल्स के रास्ते में, तो जब वो लिम्फ जो वेसल के अंदर मौजूद है, जब वो यहाँ पर आएगा तो वो लिम्फ नोड के अंदर से होके गुजरेगा। तो लिम्फ नोड के अंदर होते हैं लिम्फ वेसल्स, जो क्या करते हैं? उस लिम्फ को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, क्योंकि लिम्फ कहाँ से आ रहा है? टिश्यूज से उसको कलेक्ट किया जा रहा है। अब टिश्यूज के अंदर समटाइम बहुत सारे पैथोजेंस मौजूद होते हैं, ताकि तो किल जर्म्स, तो उनको एंटीबॉडीज के जरिए जो है लिम्फोसाइट्स की मदद से जो है वो किल कर दिया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो फंक्शन होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, डिस्ट्रॉय वर्न आउट रेड ब्लड सेल्स, जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं, टूटे फूटे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको भी क्या किया जाता है? लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद लिम्फोसाइट्स के जरिए क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टूडेंट्स लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स मिलकर क्या बनाती हैं? लिम्फ वेसल्स, हमने कहा था स्टूडेंट्स कि जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, लिम्फ वेसल्स मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसको हम क्या नाम देते हैं? डैट इज नोन एज लिम्फेटिक डक्ट, या आप इसको कह सकते हैं लिम्फ डक्ट। और लिम्फ डक्ट हमने पढ़ा कि लिम्फ वेसल्स के मिलने से जो है वो बनती हैं। अब याद रखिएगा, ये ना टू टाइप्स की होती हैं, टू इन नंबर, या आप कह लें टू टाइप्स, टू इन नंबर ही होती हैं बेसिकली। देयर आर टू मेन डक्ट्स, ठीक है। बॉडी के अंदर जब लिम्फ वेसल्स मिलती हैं तो दो ही डक्ट्स जो हैं वो बनती हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास बनती है थोरेसिक डक्ट, ठीक है, एक हमारे पास बनती है थोरेसिक डक्ट, और जो दूसरी डक्ट होती है उसको हम कहते हैं, जो सेकंड डक्ट है हमारे पास, उसको हम स्टूडेंट कहते हैं डेट इज कॉल्ड राइट लिम्फेटिक डक्ट। दोनों का नाम काफी चेंज है, लेकिन दोनों ही असल में क्या है? लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो डायग्राम में आप यहाँ पे देखें, ये सारी लिम्फ वेसल्स हैं, ये सारी लिम्फ वेसल्स हैं, ये लिम्फ नोड्स भी हैं। ये सारी लिम्फ वेसल मिलकर आप देखें यहाँ पे इकट्ठी हो रही हैं, एक ये बड़ी सी नाली बना रही है और एक ये बड़ी सी नाली बना रही है। ये जो नाली, इसको हमने क्या नाम दे दिया? राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो एक तो ये हो गई हमारे पास। दूसरी आप देखें, ये वाली जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? राइट लिम्फेटिक डक्ट। और दूसरी वाली जो है इसको हम क्या कह रहे हैं? डेट इज कॉल्ड थोरेसिक डक्ट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है? ये दो हमारे पास लिम्फेटिक डक्ट्स हैं। ये जा रही है राइट सब क्लेवियन वेन में, और ये जा रही है लेफ्ट सब क्लेवियन वेन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये यहाँ पर ही ब्लड की या जो भी मटेरियल कलेक्ट किया गया होगा उसको रिटर्न करने का जो है वो काम करेंगी। अगर स्टूडेंट हम बात करते हैं थोरेसिक डक्ट के बारे में, तो ये जो थोरेसिक डक्ट्स हैं, ये कौन सी लिम्फ वेसल्स के ज्वाइन होने से बनती हैं? तो आम तौर पर लिम्फ वेसल्स, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, वो लिम्फेटिक वेसल्स जो लेग्स से आती हैं, ठीक है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं वो लेग की
वो ज्वाइन होती हैं, और फिर उसके बाद बनती हैं हमारे पास लिम्फेटिक वेस फिर हमारे पास बनती हैं लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ठीक है। फिर ये जो एलिमेंट्री केनाल फिर ये जो एलिमेंट्री केनाल वाली लिम्फ वेसल्स होती हैं वो फिर आगे बनाती हैं थोरेसिक डक्ट। तो ये थोड़ा सा उसने सिलसिला बताया हमें। ठीक है। और ये जो थोरेसिक डक्ट्स हैं ये फिर आगे किसके अंदर ओपन होती है, ड्रेन होती है किसके अंदर, ड्रेन इनटू, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताया, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन में, लेफ्ट सब क्लेवियन वेन। अब जरा स्टूडेंट यहाँ पे ऊपर डायग्राम में आ जाएं। तो सबसे पहले क्या होगा, लेग्स की जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगी, लेग्स की जो लिम्फेटिक वेसल्स होंगी वो आकर बनाएंगी कौन सी लिम्फेटिक वेसल्स, वो आके बनाएंगी एलिमेंट्री केनाल की लिम्फेटिक वेसल। ये फिर आगे मिलेंगी और ये फिर क्या बना देंगी, ये फिर आगे, ये देखें, ये लिम्फेटिक वेसल ये मिलकर क्या बना रही है, यहाँ पे बना रही है थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट से ही थोरेसिक डक्ट बना देंगे, और ये थोरेसिक डक्ट जो है वो फिर आगे किस में एंटर होगी, ये एंटर होगी लेफ्ट सबक्लेवियन पेन में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर हम राइट लिम्फेटिक डक्ट की बात करते हैं तो ये क्या करती है, इट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम राइट इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये क्या करती है, ये एंटर होती है इनटू, ये कहाँ पे ड्रेन करती है, वो मटेरियल है उसको कलेक्ट किया जाता है, एंटर इनटू राइट, इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन अगर हम याद रखते हैं, ब्रैकियोसेफेलिक वेन। अच्छा, अब लिम्फ डक्ट्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास टॉपिक वो है लिम्फाइड मासिस। ठीक है, लिम्फाइड मासिस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसके ऊपर, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है लिम्फाइड मासिस। अच्छा, अब लिम्फाइड मासिस की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो लिम्फाइड मासिस जो हैं बॉडी के अंदर जो है वो जगह जगह पर पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इन वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की वॉल्स के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अच्छा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं, तो ये म्यूकोसा लेयर के अंदर मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ सब म्यूकोसा लेयर के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको स्टूडेंट डाइजेशन वाला चैप्टर जो है वो लाजमी कवर करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे, चैनल पे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है इसमें हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, स्प्लीन आ जाता है। ठीक है। थाइमस आ जाता है। थाइमस जो है ये ग्लैंड है बेसिकली। थाइमस है, टॉन्सिल्स हैं, एडिनाइड्स हैं, ये सारे ऊपर आपको डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाए थे, टॉन्सिल्स हैं। फिर इसके अलावा जो है एडिनाइड्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर लार्ज लिम्फाइड वेसल्स। और इनके अंदर भी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन सब के अंदर जो हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ नोड्स की तरह इनके अंदर भी जो है वो लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स अल्टीमेटली क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और अल्टीमेटली डिफेंस मैकेनिज्म का काम जो है वो करते हैं। अब सवाल ये है कि इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में ये जो लिम्फ मूव कर रहा है, ब्लड में तो हमने कहा ना कि हार्ट पंप करता है तो ब्लड फ्लो करता है, तो लिम्फ वेसल्स में ये जो लिम्फ फ्लो कर रहा होता है ये किस तरह से कर रहा होता है, तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि जो फ्लो है लिम्फ का पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में, फ्लो ऑफ लिम्फ ये कैसे होता है, इसको कैसे मेंटेन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पंपिंग ऑर्गन तो है नहीं जो इस फ्लूइड को जो है वो पंप करवाएगा। तो ये जो फ्लो है लिम्फ का वो किस वजह से होता है, तो इसको कंट्रोल कर रही होती हैं मल्टीपल थिंग्स। नंबर वन अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स जो हैं, बॉडी के जो डिफरेंट स्केलेटल मसल्स हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है, इसको हम एक्टिविटी भी कह सकते हैं, वो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करती है। फिर इसके अलावा हमारी जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स हैं, ठीक है, डायाफ्राम वगैरह की, रिब केज वगैरह की जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, वो भी जो है वो अल्टीमेटली लिम्फ की मूवमेंट का बायस बनते हैं। इसके अलावा लिम्फ वेसल्स जो हैं उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिम्फ वेसल्स, तो लिम्फ जो है वो अपवर्ड मूव करता है
फ्लो करता है। फिर हमने पढ़ा था बैक फ्लो के लिए लिम्फ वेसल्स के अंदर वॉल्स ही जो हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, बैक फ्लो जो है वो प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास ये कुछ चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अच्छा, अब हम लास्ट में ओवरऑल आ जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस की तरफ। अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन तो हमने डेफिनेशन के अंदर ही स्टूडेंट डिस्कस कर लिया था कि बॉडीज के जो टिश्यूज हैं, बॉडी टिश्यू से मटेरियल कलेक्ट करना और उसको अल्टीमेटली भेज देना किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो वन बाय वन अगर हम देखते हैं तो ये क्या करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, रिटर्न जो एक्स इजाफी फ्लूइड होता है टिश्यू के अंदर, याद रखिएगा टिश्यू के अंदर जो इजाफी फ्लूइड होता है, जो भी फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्या करता है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है जो कि बेसिकली ब्लड से ही लीक आउट होकर टिश्यूज के अंदर आता है, और जो हमने प्रोटीन्स वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, उनको क्या करता है, कोलेक्ट करता है, और कोलेक्ट करके उनको दोबारा क्या कर देता है, ब्लड के अंदर ही जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है, जो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। सेकंड फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, विलाई के अंदर, ठीक है, इनसाइड विलस या इनसाइड विलाई, लैक्टियल की फॉर्म में ये क्या करते हैं, लैक्टियल, सॉरी, लैक्टियल की फॉर्म के अंदर ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं जो बिग साइज, जो फैट्स के जो पार्ट्स होते हैं, बिग साइज फैट ग्लोब्यूल्स को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद, और ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं ये 1% बनाते हैं लिम्फ का, ये भी याद रखिएगा, ये 1% लिम्फ बनाते हैं। इसके साथ साथ फिर हमने पढ़ा ये लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन भी करते हैं। और ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करते हैं। लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करने का मतलब ये है, जैसे लिम्फ नोड्स के अंदर हमने पढ़ा था, फिर इसी तरह लिम्फाइड मासिस के अंदर भी काफी सारे जो हैं लिम्फोसाइट्स प्रोडक्शन करते हैं, जैसे थाइमस है। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, थाइमस एटसेट्रा और भी काफी सारे पार्ट्स आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं जर्म्स को, मतलब पैथोजिन्स को जो है वो किल करते हैं, और यूं एक तरह से क्या काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म का काम जो है वो करते हैं। इसी तरह जैसे स्प्लीन जो है, अब स्प्लीन क्या करता है, स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है, ठीक है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, इसमें मौजूद पैथोजेंस को किल करता है, क्योंकि स्प्लीन भी एक लिम्फाइड मास है, इसके अंदर भी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसी तरह जिस तरह स्प्लीन ब्लड को फिल्टर करता है, इसी तरह जो लिम्फाइड मास, लिम्फाइड वेसल्स के साथ जो लिम्फ नोड्स जुड़े होते हैं वो क्या करते हैं, लिम्फ को जो है वो फिल्टर करते हैं। अब ये करते कैसे हैं, क्योंकि इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं, दे कंटेन मैक्रोफेजिस, इनके अंदर मैक्रोफेजिस भी होते हैं, ठीक है। मैक्रोफेजिस क्या है, दीज आर वाइट ब्लड सेल्स, इनके अंदर मैक्रोफेजिस होते हैं जो पैथोजेंस को एनगल्फ करते हैं और कंटेन मैक्रोफेजिस जो फॉरेन पार्टिकल्स को इनगल्फ करते हैं। ब्लड फिल्टर में यहाँ पर जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी एजिड रेड ब्लड सेल्स हैं, उनको भी किल किया जाता है। स्प्लीन को हम ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुराने रेड ब्लड सेल्स को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर ये सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है, इसके जो कंटेंट्स थे वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज पांच पेपर में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको हम वन बाय वन जो है वो कवर करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम बात करते हैं कि जी हार्ट का जो राइट एट्रियम है, ऑफ द एट्रियम यूजली रिसीव, हार्ट का जो राइट एट्रियम है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, तो वो करता है, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट किया गया, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी तरह अगर हम बात करें हार्ट के राइट एट्रियम की, राइट एट्रियम इज सेपरेटेड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल बाय ट्राई कस्पिड वाल, ठीक है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान हमने पढ़ा था क्या मौजूद होता है, ट्राई कस्पिड वाल जो है वो मौजूद होता है, के दरमियान ट्राई कस्पिड वाल मौजूद होता है। नेक्स्ट है द फ्लैप्स ऑफ ट्राई कस्पिड वाल्स आर अटैच टू मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ राइट वेंट्रिकल। तो हमने कहा था वेंट्रिकल की जो एक्सटेंशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, पेपलरी मसल्स। नेक्स्ट है द क्लोज्ड सैक विच सराउंड हार्ट, हार्ट को जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। नेक्स्ट है
जो कॉडी टेंडिनी है, ये फाइब्रस कॉर्ड्स होते हैं जो किसके साथ अटैच होते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल ऑफ हार्ट। ठीक है, ये ट्राई कस्पिड और बाई कस्पिड वॉल के साथ कनेक्टेड होते हैं। बाई कस्पिड वॉल क्या करता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बाई याद रखिएगा, राइट, चूंकि राइट में 3 ट्राई कस्पिड वॉल होगा, और जो लेफ्ट पोर्शन है उसमें 2 बाई कस्पिड वॉल होगा। नेक्स्ट है बाइकस्पिड वाल, जो है वो प्रेजेंट होता है इन विच पार्ट ऑफ हार्ट, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑलमोस्ट रिपीट ही हो रहा है। नेक्स्ट है द थिक चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट का सबसे थिकेस्ट चैम्बर को कौन सा होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, कॉडी टेंडिनी आर प्रेजेंट इन, कहाँ पर होते हैं, वेस्ट वेंट्रिकल्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि आप वहां पे डायग्राम में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ऐसे नोड भी इसको कहते हैं, और याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये सेंड करता है सिग्नल्स को, कहाँ पे सेंड सिग्नल्स को सेंड करता है, इट सेंड आउट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू एट्रिया। ठीक है, ये एट्रियल को जो है वो सिग्नल सेंड करता है, फिर उसके नतीजे में क्या करता है, याद रखिएगा, ऐसे नोड एट्रियल मसल्स को सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट सेंड करता है टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मिसिंग था, इट सेंड आउट, ये यहाँ पे दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, हाईलाइट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, वन कंप्लीट हार्ट बीट में कितने हैं, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट है द हार्ट बीट साइकिल स्टार्ट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल impulses आर जनरेटेड फ्रॉम ऐसे नोड। ऐसे नोड जो है इसको पेस मेकर भी कहते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज पेस मेकर। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है ईसीजी में, ये QRS जो पॉइंट है, इसमें ये जो QRS वेव है ये हमें क्या शो कर रही है, तो ये शो कर रही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कार्डियक साइकिल लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए पेस मेकर इन हार्ट, साइनो एट्रियल नोड, यहाँ इसको हम ऐसे नोड भी सिंपली कह देते हैं। विच वेन हैज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सी वेन ऐसी है, नॉर्मली वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन एक वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो है पल्मोनरी वेन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड बाय पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी जो है ये लंग्स के लिए वर्ड यूज होता है। ह्यूमन हार्ट में जो लेफ्ट एट्रियम है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, इन ह्यूमन हार्ट द लेफ्ट एट्रियम रिसीव, क्या रिसीव कर रहा होता है, 4 पल्मोनरी वेन। स्टूडेंट, अगर आप इस चैप्टर के शुरू में जाके देखें हार्ट की डायग्राम, तो 2 पल्मोनरी वेन एक साइड से आ रही हैं, और 2 पल्मोनरी वेन्स जो है वो एक साइड से आ रही हैं। इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट इन वॉल ऑफ कैपिलरीज, टोटली एब्सेंट होते हैं। वेन्स में कम होते हैं, आर्टरीज के अंदर ज्यादा होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन सेमील्यूनर वॉल्स, तो किसके अंदर सेमील्यूनर वॉल्स जो है वो मौजूद होते हैं, तो स्टूडेंट वो होते हैं जी हमारे पास वेन्स के अंदर। ठीक है, ये आर्टरीज यहाँ पे नहीं है, वेन्स के अंदर जो है वो क्या मौजूद होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स जो हैं वीन्स के अंदर जो हैं वो मौजूद होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैव हाईएस्ट प्रेशर ऑफ ब्लड, सबसे ज्यादा प्रेशर किस में होता है, एओर्टा में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सबसे पहले ब्लड एओर्टा में ही जाता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या है, ये डीजनरेटिव जो है वो डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें आर्टरी वॉल में डिजेनरेशन होती है विद एज। द फ्लो ऑफ लिम्फ इन लिम्फेटिक सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय ब्रीदिंग मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट्स, ये सारा मैंने आपको 4 की पॉइंट्स वहां पे लिखवाए थे। नेक्स्ट है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ड्रग, जिसको हम थोरेसिक लिम्फेटिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, ये किस वेसल के अंदर ड्रेन करती है लिम्फ को, सबक्लेवियन वेन के अंदर। ठीक है, और जो हमने राइट वाली पढ़ी थी वो हमने कहा था वो ब्रेकियोसेफालिक वेन के अंदर करती है। नेक्स्ट है द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द बॉडी empty the lymph into the blood, subclavian vein. Next है thoracic lymphatic duct of the lymphatic system open into subclavian vein, मेन पॉइंट हमने पढ़ा था उसका। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे जो पांच पेपर में आ चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको हर लेक्चर के अंदर ये बात कहता हूँ कि काइंडली इन लेक्चर्स को गौर से सुना करें, और इसके साथ साथ इसके नोट्स खुद तैयार करें। ठीक है, इसके नोट्स खुद तैयार करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद होंगी।